हम पहले अपनी बात कहने से पहले, चूंकि क्या हुआ कि एक और नया ट्रेंड चल गया है, जो हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, कि जब मरीज आज की डेट में जो छोटे गांव में भी हैं, कस्बों में भी हैं, तो वो भी जो है ये जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी नाम की कोई चीज़ है, स्पेशलिस्ट नाम का कोई व्यक्ति होता है जो अस्पतालों में मिलता है। तो जब भी कोई दिक्कत होती है तो छोटी मोटी बीमारी में वो मेडिकल स्टोर या आसपास का कोई डॉक्टर ट्राई मारते हैं, और जैसे ही थोड़ा बहुत भी उन्हें क्रिटिकल लगता है ये भागते हैं बड़े अस्पतालों की ओर। तो हमारी फिर जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को अपने आप को उस स्तर पे प्रस्तुत भी करना हो और दिखे भी। तो इसमें और है क्या कि अगर हम इन टर्मिनोलॉजीज और इन नामों को अगर हम बोलें तो इसका प्रभाव भी और पड़ता है। तो जैसे कि कहानी है क्या? ग्लोबल रिसर्च हुई है, मैंने अभी ऑलरेडी एक लिंक शेयर की है ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं। और उस लिंक में सबसे ऊपर जो है एक प्रोटोकॉल की रिसर्च हुई थी दुनिया में, एक डॉक्टर वॉल्टर कम करके थे, इन्होंने एक स्टडी करी। और है क्या कि जब तक आप ये अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, लंदन, इन जगहों की बातें ना करो, यहाँ से जुड़ी रिसर्च की बातें ना करो, तो लोग उसको सीरियसली लेते। भारत में भी आजकल यही चलन बढ़ा है। तो हम ऐसी दुनिया की कुछ 6 स्टडीज़ हैं जो हम मैंने बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ी, और इन 6 स्टडीज में कोरिलेट कर पाए कि ये ऑथेंटिक हैं, एविडेंस बेस्ड हैं और बहुत बड़े व्यापक स्तर पे हुई हैं। तो हर स्टडी से रिलेटेड इस लिंक में जो अभी लास्ट में मैंने ग्रुप में शेयर की है, तो हर स्टडी से रिलेटेड एक तो जो है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा रिसर्च वाला या उससे रिलेटेड लिंक, जहाँ पे आप उसको और विस्तार से पढ़ पाए। और एक छोटा सा हिंदी में मैंने ब्रीफ जो है उसके आगे लिख दिया है, तो आप लोग उस स्टडी को थोड़ा सा समझ सके ब्रीफ में, तो वो भी मैंने उसमें डाला है। तो पहली एक स्टडी है राइस डाइट करके, जो एक डॉक्टर वॉल्टर थे, 1939 और 1950 के दशक में इन्होंने लगभग 11 साल इस पर काम किया, और बहुत व्यापक स्तर पे इन्होंने मरीजों को इसको जो है दिया। तो इसका कुल फोकस ये था कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, जब किडनी थी छोटी क्वांटिटी में, लो प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन भी दिया तो बहुत लो क्वांटिटी में, और सोडियम, दो चीज़ें उन्होंने ज़्यादा इसमें फोकस की। तो लो प्रोटीन और लो सोडियम, और लो मतलब कि बहुत ज़्यादा लो, इन दोनों चीज़ों की मात्रा बहुत लिमिटेड कर दी उन्होंने। और ज़्यादातर इसको जो स्टडी ये ट्रायल हुए तो आईपीडी केसेस पे हुए, क्योंकि ओपीडी लेवल पे जब उन्होंने कोशिश की तो बहुत सारे साइड इफेक्ट मिले, और बहुत सारे पेशेंट्स को और दूसरे सीवियर कॉम्प्लिकेशन हुए। और अगर आज आज के समय में भी, हालांकि ये ट्रेंड में नहीं है, बहुत प्रैक्टिस में नहीं है, अगर आप करना चाहें, इस स्टडी को पढ़ना चाहें और इस तरह की चीज़ें अप्लाई करना चाहें, तो आईपीडी में ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओपीडी लेवल पे इस वाली प्रोटोकॉल के उतने रिजल्ट किसी को भी नहीं मिले, और इसकी जो रिसर्च है बहुत लंबी है, चूंकि 11 साल ये रिसर्च चली थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, वगैरह में भी उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट मिले। तो एक स्टडी मेरी खुद की खोज है, तो आप बता सकते हैं कि दुनिया में ऑलरेडी प्रूवन हुए रिसर्च हैं जहाँ पे ये साबित हुआ है कि रीनल फेलियर के पेशेंट में जब हम इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं या डाइट देते हैं तो ये रिजल्ट आते हैं। दूसरी एक स्टडी हुई एमडीआरडी स्टडी, जिसका नाम था मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिसीज। तो एमडीआरडी इसको जो है शॉर्ट में बोलते हैं। तो एमडीआरडी में क्या बताया गया कि जी इसमें भी वही लो प्रोटीन, लो फास्फोरस डाइट जो है लेनी चाहिए, बीपी इससे कंट्रोल होता है। और इसको जो है एक रेशियो भी उन्होंने दिया कि इतने बॉडी ग्राम वेट के हिसाब से इतना प्रोटीन जो है पर्सन टू पर्सन देना चाहिए। तो
लेकिन ये हमें पता होगी तो हम मरीजों को और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और इसको मैंने क्यों और डाला है तो वो भी हम आपको जरूर अभी बताऊंगा, तो वो भी समझ में आएगा कि आप जब अपने प्रिस्क्रिप्शन पे या अपने आईपीडी पैड पे जब इस तरह की प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे या डाइट प्रोटोकॉल पे काम करेंगे तो ऐसी शॉर्ट फॉर्म की टर्मिनोलॉजीज भी यूज करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरी एक स्टडी हुई डैश स्टाइल की, ये भी 2013-14 के टाइम पे एक हुई, और इसमें भी उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड डाइट को जो है ज़्यादा दिया उन्होंने, और बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट मिले। तो एफ एन वी करके इन्होंने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया, तो शॉर्ट फॉर्म में ये एफ एन वी हर जगह लिखते रहे। तो एफ एन वी का मतलब है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो आप लोग भी जब कभी किसी मरीज के साथ संवाद करें तो ये एफ एन वी, के प्लस यानी कि पोटेशियम, सोडियम या फिर फॉस्फोरस, इनके जो है शॉर्ट फॉर्म है, मैंने इस पेज पे लिखे भी हैं, तो आप लोग इस तरह के टर्मोलॉजीज को यूज करें। जैसे सोडियम को Na बोलते हैं, पोटेशियम को K प्लस लिखते हैं, तो इस तरह की हम्म। टर्मोलॉजीज भी हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मरीज की नज़र में ये सब जो है, हम भले ही जैसे फास्फोरस को PO4 बोलते हैं, तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म भी लिखिए अपने प्रिस्क्रिप्शन पे कि इनका फास्फोरस कम है या इनका सोडियम कम है, इनका पोटेशियम कम है। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म भी आपको देखने को और सीखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना आप टर्मिनोलॉजीज पे प्ले करेंगे आपका प्रभाव उतना ज़्यादा होगा। थोड़ा दुखद है, लेकिन हाँ ये एक्चुअल में फैक्ट है कि इस तरह का फर्क पड़ता है लोगों को जब हम इस तरह की भाषा शैली और संवाद करते हैं। कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला है कि ये बार बार आ रहा है, तो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ग्रुप में रिस्ट्रिक्टेड लॉगिन किया हुआ है तो आपको एडमिट का दिखाएगा। तो अगर किसी को दिक्कत आई हो तो आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ से अप्रूवल प्रॉपर है, ज़्यादातर लोग लॉगिन है। अगले स्टडी पे आते हैं। एक काम करता हूँ, शायद आज हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की क्या, रिकॉर्ड कर लेते हैं। Recording in progress. तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि मीटिंग को रिकॉर्डिंग करने का स्टार्ट नहीं हुआ था। तो पहली स्टडी हुई दुनिया में राइस डाइट के ऊपर, जो डॉक्टर वॉल्टर ने की, जिसकी डिटेल अपनी फाइल जो लिंक भेजी है उसमें मौजूद है। दूसरी हुई MDRD स्टडी, जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन रीनल डिसीजेस करके, ये 1994 के टाइम पे हुई, और इसमें भी लो प्रोटीन, लो फास्फोरस और बीपी को टाइट स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके कंट्रोल करने का काम किया गया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर एक फल सब्जी से रिलेटेड जो है FNB प्रोटोकॉल, मेजरली से डैश स्टाइल प्रोटोकॉल बोला गया। तो डैश प्रोटोकॉल में जो है फ्रूट और वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया गया, पेशेंट्स को दिया गया। इसके अलावा रास ब्लॉकर्स जो एक्चुअल में खास करके हाइपरटेंसिव मेडिसिन्स हैं उनको बोला जाता है रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्ट्रोन सिस्टम ब्लॉकर्स, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है, तो रास ब्लॉकर्स बोले जाते हैं। तो ये सब जो हैं इससे छूटे हैं मरीजों के, और ये सारी रिसर्च है, इनसे रिलेटेड लिंक्स ऑलरेडी इस जो फाइल आपको वर्ड फाइल की लिंक भेजी है उसमें डली हुई है। चौथी एक प्रोटोकॉल फिर दुनिया में बहुत लंबी चली, जो प्लेडो और PDLPD करके जानी गई। इसको भी जब आप देखेंगे एक बार तो इसमें भी वही सारा कुछ है कि इसमें दालें दी गई, बीन्स दी गई, साबुत अनाज दिए गए। इसमें कुछ एनिमल प्रोटीन यानी कि कुछ जो नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करने वाले लोग थे तो वो भी इनको जो है प्रेफर किया गया, और इसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए। 2020 के टाइम की ये स्टडी थी। एक और बड़ी अच्छी और बहुत ही ऑथेंटिक रिसर्च हुई जो मेडिटेरेनियन करके जो है पहचानी गई। तो मेडिटेरियन डाइट के रूप में ये भी एक 2020 के टाइम की स्टडी है, और इसमें ऑलिव ऑयल वगैरह का प्रयोग, दालों का, कुछ इसमें कलरफुल वेजिटेबल पे उन्होंने रिसर्च किया कि जब किडनी फेल के पेशेंटों को अलग अलग कलर की वेजिटेबल्स को दिया गया तो उससे भी जो है उनको फ़र्क पड़ा। और इसमें उन्होंने जो है कुछ रेड मीट वगैरह भी एक रिस्ट्रिक्टेड डोज में जो है पेशेंट्स को दिया, तो उस पर भी रिजल्ट आए। सबसे अच्छी और सबसे बड़ी और डिटेल्ड स्टडी है, उसको मैंने इसमें ग्रुप में भी बहुत अच्छे से लिखा भी है इस फाइल में।
तो ये थी KDOQI, जिसका मतलब था, फुल फॉर्म है किडनी डिसीज आउटकम क्वालिटी इनिशिएटिव, और 2020 से लेके आज तक ये एक्टिव है स्टडी। इसके रिसर्च को इसी प्रोटोकॉल के तहत जोड़ा जाता है। तो ये आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के बहुत करीब है कि जो हम लोग प्रकृति आधारित या कस्टमाइज ट्रीटमेंट या डाइट की बात करते हैं, तो इसमें भी वो कस्टमाइजेशन की बात है कि पर्सन टू पर्सन उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से कब क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी उनको कैलोरी की ज़रूरत है, कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है, किडनी पे लोड उस डाइट का ना पड़े उसको कैसे ध्यान रखा जाए, फिर इसके अलावा सोडियम पोटेशियम फास्फोरस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन देना चाहिए, कितनी कैलोरी देनी चाहिए, कितना नमक देना चाहिए, कितना पोटेशियम और फास्फोरस देना चाहिए। तो वो सब कुछ उसमें बताया गया है, और पानी के बारे में भी उसमें रिसर्च हुई, और ये बहुत बहुत बड़े स्तर पे हुई। और मज़ेदार अच्छी चीज़ ये है कि पहली स्टेज से लेके 5वीं स्टेज तक के किडनी पेशेंट्स को जो है, जो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे भी गए, उन मरीजों पे भी इसका यूज हुआ है, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसमें क्या नहीं करना है उसके बारे में भी इस स्टडी में बहुत डिटेल में लिखा है। तो ये कुछ अध्ययन थे जो दुनिया भर में हुए हैं, और ये 6 तरह की स्टडीज़ डाइट बेस्ड स्टडीज़ हैं। और ये हाईलाइट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि दुनिया शॉर्टकट की ओर भागती है, और जहाँ पैसा ज़्यादा आता है तो फिर वो चीज़ जो है यूज में ज़्यादा आ जाती है। तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जो है यूज में ज़्यादा आ गए, और इस तरह की जो ऑथेंटिक रिसर्च थी वो यूज में पीछे छूट गई, और आज भी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, और एलोपैथी के लोग भी इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, जबकि ये बहुत ही ऑथेंटिक और एविडेंस बेस्ड रिसर्च है। और ख़ास करके जो पॉइंट नंबर 6 वाली रिसर्च है, KDOQI वाली, तो वो बहुत डिटेल्ड और व्यापक है, और अभी भी एक्टिव है। मतलब उसके अंदर आज भी जो उन्हें किडनी के पेशेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो उसमें उसी प्रोटोकॉल के तहत काम करते रहते हैं। तो इसमें से कई रिसर्च यूरोप में हुई हैं, कुछ अमेरिका में हुई हैं, कुछ और भी कंट्रीज़ में हुई हैं। तो आप इसके बारे में विस्तार से उन पेजेस पे जाएंगे, अंदर मैंने लिंक्स भी शेयर की हैं, और आप अपने पास प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं, मरीजों को सामने से वो एविडेंस भी दिखा सकते हैं कि देखो जो मैं डाइट की प्रोटोकॉल फॉलो करा रहा हूँ या आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो अकेले मेरे बनाए हुए नहीं है, हम लोगों ने इस पर बहुत विस्तार से दुनिया भर की चीज़ों को स्टडी किया है, पढ़ा है, और फिर वो आपके लिए लेके आए हैं। तो इस तरह से आप उन्हें भी बता सकते हैं। एक 7वें नंबर पे जो स्टडी इसमें डाली है वो डाइट से रिलेटेड नहीं है, और बहुत ही यूनिक और आप सबके लिए अप्लाई करने वाली बहुत सरल सी चीज़ है। आप में से किसी ने आज तक जो पहला सेशन कोई अटेंड किया हो और इस सेशन में हो, तो ये प्रश्न उनके लिए नहीं है। HIF पाथवे आज तक किसी ने सुना है क्या? आप में से किसी ने HIF पाथवे के बारे में कुछ सुना है? क्योंकि ये नोबेल प्राइज स्टडी है और बहुत ही यूनिक रिसर्च है, और जब इसको आप लोग जिन्होंने आज तक नहीं सुना है इसको जानेंगे तो वाह वाला फील आता है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो किसी को आइडिया है HIF पाथवे के बारे में? कोई भी आइडिया? किसी ने सुना हो इसके बारे में, कोई जानकारी हो? इवन गूगल कर सकते हैं क्योंकि गूगल का ज़माना है। तो HIF पाथवे का कभी किसी ने कुछ सुना हो? तो ज़्यादातर लोगों के पास शायद इसका उत्तर नहीं है। तो HIF का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर करके जो है इसको बोला जाता है। जनरली क्या है कि जो बॉडी में ऑक्सीजन का सेंसिंग है, मतलब कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं और समझ लीजिए कि हम सडनली सांस रोक के बैठ जाएं, तो क्या होगा? घुटन होगी, जिसे हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। जनरली जब सांस नहीं आती है तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई, ऐसा बोला जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये HIF पाथवे क्या होता है, उस समय एक्टिव हो जाता है कि जब किसी कंडीशन में बॉडी को ऑक्सीजन की और सांस रोक ली, और उस समय जब हम सांस रोक लेंगे और बॉडी को थोड़ी देर जो है उसी पोजीशन में रखेंगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ लोग 1 मिनट तक भी बड़े आराम से रोक पाते हैं। तो क्या होता है कि जब बॉडी को ये जब घुटन महसूस होती है, उस समय नेचुरली अपने आप ही HIF पाथवे एक्टिव हो जाता है,
और जब HIF पाथवे एक्टिव होता है उस समय किडनी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाती है। तो यानी कि जब आप मरीज को सांस रोकने वाली एक्टिविटी करवाएंगे, ये नहीं है कि बस मरीज को ऐसे ही बोल देना है कि जी सांस रोक के बैठना है, आपका HIF पाथवे एक्टिव होगा, तो उसमें हो सकता है कि वो कुछ और कलाकारी कर दे। तो उन्हें प्रॉपर जो अपना प्राणायाम की जो व्यवस्थाएं हैं, खास करके पूरक कुंभक रेचक वाली एक्सरसाइज है, उसको भी शास्त्रों में जिस तरह से वर्णन किया गया है कि आप 3 सेकंड 4 सेकंड सांस लीजिए, उसके जस्ट डबल जो है उसको होल्ड रखिए, और फिर जब आप उसकी छोड़ेंगे तो फिर से 3 4 सेकंड, मतलब कि आप 4 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड जितनी देर भी सांस लेंगे उसके जस्ट डबल उसको होल्ड करेंगे, और फिर सांस रिलीज करने में भी उतना ही टाइम लगाएंगे। तो ये बेसिकली HIF पाथवे को स्टिमुलेट करता है और किडनी के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। और इसकी डिटेल स्टडी अगर आपको पढ़नी हो तो जो अभी लास्ट लिंक भेजी है उसमें HIF पाथवे के बारे में डिटेल से शेयर कर दिया है, तो आप लोग जरूर उसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। तो ये एक बात और इसमें आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। HIF पाथवे से रिलेटेड ये एक बहुत अच्छी स्टडी है, नोबेल प्राइज स्टडी है। मेरे एक्चुअल में लैपटॉप की थोड़ी बैटरी लो हो रही है, मोबाइल से एक बार लॉगिन कर लेते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही सर, आ रही। आगे का आप कंटिन्यू रखते हैं। तो एक तो ये HIF पाथवे वाली स्टडीज को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। ऑक्सीजन सेंसिंग में बड़ा इफेक्टिव है। हमारी बॉडी का हाइपोक्सिया वाला जो पार्ट है, उस समय जब बॉडी को कभी भी ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलती है तो बॉडी का रीनल फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली और इम्प्रूव होता है। तो ये नहीं करना है कि तकिया लगा के जो है पेशेंट को बोल दो कि जो है बस रख लेना और घुटने देना है अपने आप को। तो ऐसी कलाकारी मत करने दीजिएगा मरीजों को। तो ये एक बहुत अच्छी नोबेल प्राइज स्टडी है और मेरे लिए भी बड़ा अच्छा था, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जब पेशेंट आए कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो उनको पूरा कुंभक रेचक करवाइए, प्राणायाम करवाइए, आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन उनका किडनी कंडीशन में बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये एक जानकारी और थी कुछ जो इंटरनेशनल स्टडीज हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इन भाषाओं को बोलने के बाद क्या है, मरीज को समझ आ जाएगा कि हाँ डॉक्टर साहब थोड़े पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अध्ययन करके आए हैं किडनी फेल में। और इस पे हम लोग कल तीसरे दिन जो है इनकी लीगल टर्मिनोलॉजीज हमें क्या यूज करनी है। जनरली आप देख रहे होंगे कि जितने भी मेरी ओर से आप लोगों के बीच में संवाद किया जा रहा है, वहां पे कहीं पे भी मैं एक्सपर्ट या अपने आप को जो है हम लोग किडनी का स्पेशलिस्ट नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका लीगल क्या तोड़ है, वो सब भी बनाया। तो इस वजह से उसको भी हम लोग कल थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उस पे भी थोड़ा सा बोलने लायक पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो वापस आते हैं अभी हमारी DNA कायाकल्प प्रोटोकॉल पे। तो डी से बेसिकली डिटॉक्स यानी कि सफाई प्रक्रिया। तो सुनने में तो सिर्फ डिटॉक्स का मतलब हम लोग पंचकर्म से सीधा जोड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक डिटेल वर्किंग करनी बहुत जरूरी है, जिसमें पहला काम है अमृत धारा शोधन। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आप कर सकते हैं यूज IPD में, डिस्क्रिप्शन में, या अपने IPD फाइल में लिखने में और अच्छा रहता है। और एक और समस्या फेस करते हैं डॉक्टर्स जनरली, कि जब अपने यहाँ पे सेटअप होता है तो ज्यादातर बार IPD सेटअप नहीं होता, या होता है तो छोटे स्तर का होता है, और बड़े स्तर का भी होता है। तो रोगियों को कन्विंस करने के टाइम पे IPD के में ज्यादातर वैद्य क्या करते हैं कि वो सीधा बोलते हैं जी 10 दिन 15 दिन के लिए आ जाओ, उससे कम में आपका क्या ही हम पंचकर्म करेंगे या क्या आपका ट्रीटमेंट करेंगे। इसका दूसरा तरीका, हम लोगों ने अपने यहाँ IPD के बहुत सारे ऐसे सेंटर्स में जहाँ पे भी अभी हम लोग कार्यरत हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम मरीज को पहली बार में यही समझाते हैं कि आप 3 से 5 दिन का समय निकालो पहले। आप 3 दिन के लिए रुकने की कोशिश करो। आप 3 दिन रुकोगे तो आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि शास्त्र भी कहता है संशोधन
शोधन से श्रेष्ठ है। यानी कि शास्त्र खुद बता रहा है कि संशमन चिकित्सा से शोधन जो है बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। यानी जब मेडिकेशन ट्रीटमेंट है उससे शोधन श्रेष्ठ है, और ये हम सब भी जानते हैं। और प्रकृति के अनुरूप अगर बॉडी की डिटॉक्स कर दी जाए, पंचकर्म के माध्यम से उनके टॉक्सिक एलिमेंट्स निकाल दिए जाएं, या किडनी में बहुत ज्यादा मेजर पंचकर्म नहीं होते लेकिन उसमें सावधानियां बहुत सारी बरतनी होती हैं, तो अगर हम लोग वो सारी चीजें जो हैं कर लेते हैं किडनी के पेशेंट्स के साथ आईपीडी में, तो फिर पेशेंट का स्टेबिलिटी रेट बहुत अच्छा होता है और रिजल्ट के आउटकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बीइंग ए वैद्य थोड़ा सा जो है हमारे लिए अर्थ भी जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बार वैद्य क्या होता है कि 1500-2000 रुपए के ही चार्जेस में तसल्ली रखते हैं। तो पंचकर्म का जब आईपीडी का व्यवस्था करते हैं तो उससे थोड़ा सा आईपीडी की कॉस्ट भी बढ़ती है। मेरे कुछ ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे अपने व्यक्तिगत हॉस्पिटल्स मेरे नहीं हैं, हम लोग कुछ और एक तरीके का सिस्टम बना के रखे हुए हैं कि जो वैद्य अपना सेंटर बनाते हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे अभी करीब 17 के करीब सेंटर हैं, खास करके उत्तर भारत में ज़्यादा हैं। तो उन सेंटर्स में हम लोग एक पूरा सिस्टम प्रोटोकॉल तरीका प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पे भी ये आईपीडी की व्यवस्था है तो वहां पे ये हम लोग कन्विंस करते हैं रोगी को कि आप 3 दिन 5 दिन का समय निकालिए और आइए। 3 से 5 दिन में हम इतना कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आने लगेगा कि हाँ आपके शरीर में कुछ सुधार है या नहीं है। सुधार है तो कंटिन्यू रखिए, और आप देखेंगे कि जब 3 दिन 5 दिन के लिए मरीज रुकता है तो वो अपने आप, ज्यादातर लोग 10-15 दिन भी रुक जाते हैं, क्योंकि इसकी व्यवस्था एक पूरी विधिवत अपने यहाँ चलती है कि सुबह का उनका हवन से शुरू होता है। और हवन भी नॉर्मल हवन जड़ी बूटी वाला नहीं होता, नॉर्मल हवन वो वाला नहीं होता कि जो जनरली अमूमन घरों में किया जाता है। हम लोग हवन जो व्यवस्था अपने यहाँ रखते हैं वो औषधीय हवन का सिस्टम रहता है, और ज्यादातर उसमें औषधियां भी वो डाली जाती हैं जो रोगियों को उनके रोग में ओरली दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुनर्नवा है, या फिर जो है उसमें गुग्गुल है, या और भी बहुत सारे ऐसे औषधि हो। तो उसका एक पूरा का पूरा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद नाम भी सुना हो, पंडित श्री राम शर्मा जी का। मेरे गुरु भी हैं, आध्यात्मिक और साहित्यिक दोनों तरह के गुरु हैं। शांति कुंज आप में से ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा, हरिद्वार में उनका शक्तिपीठ भी है बहुत बड़ा। तो गुरुदेव ने किताब लिखी है यज्ञोपचार पे, यज्ञ चिकित्सा पे। तो उसमें बहुत विस्तार में उन्होंने डिटेल में काफी कुछ इसके बारे में लिखा है, औषधियों के बारे में लिखा है, रोग में कौन सी औषधि जो है ये लिखी। और एक रावण संहिता में भी इस तरह का जिक्र नहीं है लेकिन उसमें कुछ इस तरह के तंत्र टोटकों का जिक्र है। तो वहां है। पे भी कुछ ऐसी मेडिकेशंस के बारे में डिसीज सेंट्रिक जिक्र है। और फिर रावण ने अर्क चिकित्सा पे भी काम किया था, तो वो अर्क चिकित्सा भी जो है वहां से मिली। तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस बना के हम लोग जो है जब आईपीडी में पेशेंट लाते हैं तो हवन से उनका दिन का शुरुआत होता है, और उसके बाद फिर उनको जो है पंचकर्म या उनसे रिलेटेड कस्टमाइज उनको जो भी दिक्कत है उसके हिसाब से फिर उनका एक योग का सेशन रहता है। उसके बाद फिर उनको जिन्हें नाश्ते की जरूरत है उन्हें नाश्ते में भेजते हैं, नहीं तो सीधा पंचकर्म जहाँ पे बिना नाश्ता किए जरूरी होता है तो वहाँ पे बिना पंचकर्म को बिना नाश्ता कराए पंचकर्म में भेजा जाता है। तो इस तरह से दिन की शुरुआत होती है और फिर बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं। और एक सेशन हम लोग और रखते हैं अपने आईपीडी सेटअप्स में, पाठशाला सेशन, जहाँ पे दिन में जो ये जैसे भी आपको डाइट की बहुत सारी फोटोज भेजी, तो मरीजों को ये भी बताते हैं कि भाई तुम यहाँ पे रहोगे तब तक तो ये डाइट ले लोगे, लेकिन घर पे जाके भी ये ले सको तो ये सीखो भी। तो उनको कैसे ढोकला बनाना है, या बिना गाय के दूध के, बिना भैंस के दूध के भी आप दूध कैसे घर में बना सकते हैं, या उसका छाछ कैसे बना सकते हैं। तो नारियल का दूध कैसे तैयार करना है, उस नारियल के दूध का मट्ठा कैसे बनाना है, या उस बादाम का दूध कैसे बनाना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ एक पाठशाला सत्र रहता है, वो करते हैं, आफ्टरनून के टाइम पे होता है। और शाम के समय में एक और विशेष सत्र रहता है जहाँ पे उनका हम लोग जो है एक मीटिंग करते हैं, और सब लोगों का एक मेडिटेशन भी होता है, भजन संध्या बेसिकली उसका अपन लोग नाम रखे हैं। तो इस तरह का एक पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, सुबह से शाम तक मरीज को अलग अलग तरीकों से एंगेज भी कर पाते हैं। पंचकर्म के सुबह के सेशन अलग और शाम के सेशन अलग। तो इस पूरी व्यवस्था को हम डीएनए प्रोटोकॉल में समझेंगे तो पहला इसका हिस्सा है अमृत धारा शोधन। तो अमृत धारा शोधन बेसिकली क्या है कि कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दिया जाए जिससे कि शरीर का आम का पाचन हो जाए, और जो धात्वाग्नि है
वो धात्वाग्नि का भी जो है हम लोग सही से दीपन कर दें हम। और फिर जठराग्नि जिनकी जहां लग रही है कि जठराग्नि भी कमजोर है, तो वहां जठराग्नि का भी दीपन अपने को करना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन अपन ने बनाया संजीवनी काढ़ा करके। और उस काढ़े को, जैसा कल मैंने बताया था कि हम लोग काढ़े कोई भी उबाल के नहीं देते मरीजों को, किडनी के रोग में खास करके, क्योंकि उसमें जो है दिक्कत आती है रोगियों को बहुत सारी। तो आप लोग जो है जब भी काढ़ा देंगे किडनी के पेशेंट्स में, तो उसे बॉयल नहीं करेंगे, उसको बिना बॉयल किए आप लोग जो है पेशेंट्स को काढ़े को जो है देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं बस 1 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ। तो संजीवनी क्लिंजिंग काढ़ा करके एक कॉम्बिनेशन बनाया है, उसको भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें जो कॉम्बिनेशन में हर्ब्स यूज हुई हैं, आप लोग उन हर्ब्स को अपने पास खुद से तैयार करें, या बेहतर है कि हमारे पास इस तरह का ये सब प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो आप लोग उसको अपने यहाँ यूज कर सकते हैं। मैं 1 मिनट उसकी इमेज निकाल के हाथों हाथ भेज देता हूँ। इसका कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार देख सकते हैं, ग्रुप में मैंने ये शेयर कर दिया है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और इसको देना कैसे है ये समझना ज्यादा जरूरी है। कि 1 गिलास पानी को उबाल के आधा करना है, और मध्यम अग्नि पे या मंद अग्नि पे उबालना है। उबले हुए पानी को उतार लेना है, उतार के गैस से उबले हुए पानी में ही 1 तिहाई चम्मच जो है इस काढ़े की डाल देनी है, और उसको जो है 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। उसके बाद वो पानी भी गुनगुना हो जाता है, और उसी पानी को जो है छान के पेशेंट को चाय की तरह सिप करके, भले ही उसका जो गर्माहट है वो कम हो, गुनगुना हो, तो वो घूंट में एक साथ नहीं पिएंगे, गट 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 करके उसको स्लो स्लो जो है सिप सिप करके पिएंगे। तो इसके कॉम्बिनेशन को आप लोग अगर ग्रुप में देखेंगे तो इसमें धनिया है, सौंठ है, भृंगराज है, नीम पत्र है, आंवला है, इसमें वरुण छाल है, मकोई है, नागरमूथा है, और अनंत मूल है। तो ये कॉम्बिनेशन जनरली रसभय स्रोतस, रक्तभय स्रोतस, मांसभय स्रोतस और मेदभय स्रोतस पे काम करता है। और मेदो धात्वाग्नि, रस धात्वाग्नि, रस से लेके मेद धात्वाग्नि तक काम करता है। तो ये बड़ा अच्छा रहता है, आम पाचन में बहुत इफेक्टिव है, धात्वाग्नि पे दीपन में उसको सही करने में अच्छा है, और स्रोतो अवरोध के लिए भी बहुत इफेक्टिव रहता है। इसमें नीम पत्र और आंवला होता है, तो अगर आप सीधा पका देते हैं तो एक तो स्वाद बहुत कड़वा हो जाता है, और आंवला चूंकि एस्कॉर्बिक एसिड उसमें होता है, थोड़ा सिट्रस वाला होता है, तो उबले में इस तरह के जब हम हर्ब्स को उबाल देते हैं तो उनके ना सिर्फ स्वाद खराब हो जाते हैं, बल्कि उनकी जो ताकत पोटेंसी है वो भी खराब हो जाती है, वो भी उड़ जाती है एक तरह से। तो इन इस तरह के काढ़ों को उबाल के ना प्रेफर करें, तो ये एक लिक्विड कॉम्बिनेशन को अपन अमृत धारा शोधन के रूप में दे सकते हैं क्लिंजिंग के लिए। इसी में एक और किडनी क्लिंजिंग काढ़ा भी हमारा हम लोग चलाते हैं, तो किडनी क्लिंजिंग काढ़ा को भी आप लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। उसका एक कॉम्बिनेशन है, हर्बल टी की तरह उसको उपयोग कर सकते हैं। शुरू में दे सकते हैं पेशेंट को, पंचकर्म के बाद दे सकते हैं, शाम के समय दे सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग में ही इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसमें जनरली भुट्टे के जो जो छाल, एक तरह से जो बाल होते हैं उसके अंदर, वो होते हैं कॉर्न के, वो वाले होते हैं। प्लस इसके अलावा उसमें पुनर्नवा है, या ऐसी छोटी छोटी नॉर्मल हर्ब्स हैं, तो वो भी हर्बल टी, और इसका स्वाद ठीक है, मतलब इसमें कड़वापन नहीं होता। और ये भी वैसे ही उबालनी नहीं होती चाय, जो जैसे चाय की पत्ती पानी में डाल के पीने का तरीका होता है, तो डिप टी की तरह जैसे पिया जाता है, तो इसको भी वैसे ही पानी में, उबले हुए पानी में डाल के लिया जा सकता है। इसके बाद एक HTS थेरेपी करानी होती है, जिसको अपन लोग आयुर्वेद में अवगाह स्वेद बोलते हैं। और HTS थेरेपी मतलब है हीलिंग थेरेपेटिक स्वेदन। तो इसको थोड़ा सा नाम बदलाव किए हैं, और पेशेंट के सामने यही भाषा बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसको भी थोड़ा लगता है कि हाँ थेरेपेटिक स्वेटिंग हो रही है। और उसमें चाहें तो आप कोई हर्ब भी डाल सकते हैं जो किडनी वगैरह में काम करती है। तो जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारी तीसरी किडनी स्किन है, तो इसी तरह से हमारा दूसरा माउथ भी स्किन है। तो स्किन में अगर कोई चीज अप्लाई होती है तो शरीर में एब्जॉर्ब भी होती है। बीइंग ए वैद्य हम सबको इस बात को हम सब जानते हैं कि स्किन में कुछ भी लगाते हैं एब्जॉर्ब होता है।
तो चाहे वो हम उसको धुएं के माध्यम से दें, इसीलिए इसमें जब हम उनको सुबह के समय में कोई हवन वगैरह कराते हैं और उसमें जो धुआं हो रहा होता है, तो वो नासा मार्ग से तो जाता ही है शरीर में, स्किन से भी जो है शरीर में अब्जॉर्ब होता है। और ये प्रूवन रिसर्च है। और प्रूवन को छोड़िए कि हम जनरली दर्द भी होता है तो कोई क्रीम या तेल लगाते हैं तो दर्द में तुरंत राहत मिलती है, तो ये अब्जॉर्प्शन का बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है। और हीलिंग थेरेपेटिक सेटिंग में भी जब हम पानी में कोई औषधि योग डाल देते हैं तो उसके भी रिजल्ट आते हैं। तो आप अवगाह श्वेत जो है जरूर कराएं। तो अब जब हम इस तरह की चीजें करते हैं, खास करके काढ़ा देते हैं या फिर जो है हम अवगाह श्वेत करते हैं, तो अवगाह श्वेत कैसे करना है कोई बताएगा? किडनी में किस तरह से करना होता है? इसका एक तरीका है, अगर आप उस तरीकों को फॉलो नहीं करेंगे बिलो द तो कटी। फिर। हाँ जी, बताएं। कौन बता रहा था? मैं बता रहा था। अवगाह श्वेत कैसे कराएंगे द किडनी कट। पेशेंट्स को? हम भी हीलिंग थेरेपेटिक स्वेटिंग बोलेंगे। एचटीएस थेरेपी कैसे कराएंगे? किडनी के पेशेंट को क्या करेंगे? सीधा शोल्डर तक पानी जो है यहाँ तक डुबो के नहीं बैठाएंगे। नहीं, टब कटी कटी प्रदेश के अंतर्गत उसको जी रखेंगे, अजी सर। ज्यादा कटी हाँ बस हाँ, नीचे बिल्कुल में, आप भी सही बोल रहे हैं। तो है ना। पहला काम हम क्या करेंगे कि उनका कमर से ऊपर का हिस्सा नहीं डूबा हो, उससे पहले भी नहीं हम डूबा, थोड़ा सा अभ्यंग करा के बैठाएंगे तो पेशेंट को, क्योंकि कटी रुक्षता प्रदेश। नहीं आनी चाहिए। हाँ, रुक्षता नहीं आनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा पेशेंट को तेल मालिश बोल देंगे। चाहे और चाहे तो मूर्छित तिल तेल सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि तिल में फिर प्रभाव होता है और मूर्छित तिल तेल में औषधीय गुण भी आ जाते हैं। तो मूर्छित तिल तेल दें, नहीं हो मूर्छित तिल तेल तो सिंपल अपना नारियल तेल या फिर जो है सरसों का तेल या फिर बादाम का तेल, रोगन बादाम जो अफोर्ड कर सकते हो थोड़े से सुकुमार टाइप के या थोड़े लग्जरियस लाइफ वाले लोग इसमें हो क्या तो उनको चंदन बल्लाछादी तेल वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं क्या? बात शामक कुछ भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा बताने लायक है। अब कोई मान लो आ रहा है बीएमडब्ल्यू से तो उसको बोलो लगाओ भाई तुम बादाम का तेल, वो भी खुश होगा सर कि हाँ तभी तो डॉक्टर। बनेगा सर कुछ। हाँ, तो हाँ। उनको तो इस तरह से अपने तेल को जो है यूज कर सकते हैं। हम लोग मूर्छित तिल तेल का उपयोग करते हैं क्योंकि अपनी फैक्ट्री में हम लोग बहुत सारा इसको बनाते हैं और वैद्यों के लिए भी रहता है, तो मूर्छित तिल तेल का उपयोग किया जा सकता है। और इसके बाद जो है पेशेंट को अवगाह में जब बैठाते हैं तो पहले कटी प्रदेश तक, जैसा कि डॉक्टर मृत्युंजय सर ने बताया, तो कटी प्रदेश तक ही बैठाना है। और ड्यूरेशन पहले दिन की 10 मिनट से ज्यादा ना रखें, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा देर तक जैसे ही बैठाते हैं तो वीकनेस की शिकायत पहले दिन ही कर देता है पेशेंट। और बहुत ज्यादा गर्मी के समय पे भी उसको ज्यादा नहीं बैठाएंगे। और कोशिश एक और चीज करेंगे कि जो पानी का टेम्परेचर हो वो बॉडी टेम्परेचर से 1 से 2 डिग्री से ज्यादा ना हो। तो थर्मामीटर सिंपली कुछ ना मिले ना तो आजकल वैसे टब आते हैं प्लास्टिक के, उसकी मैं लिंक भेज दूंगा। मेरे बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं, इवन आप लोग देख भी लीजिए कि वो मुझसे मिले भी नहीं है और वो घरों में ही चिकित्सा ले रहे हैं। अजय, किसी का बात रोड के ज्वाइनिंग हो रहा पुलिया है बने ग्रुप में। खड़े कुछ वो खड़े ही। चाहिए। मैं 1 मिनट आप लोगों के बीच में पहले ना वो शेयर कर देता हूँ। ओके भाई। हाँ? ऐसे भी कई रोगी आजकल टकराते हैं क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो वो कहते हैं जी आना तो पॉसिबल नहीं है, आप कुछ हमें वैसे ही बताएं। तो आजकल इस तरह के टब आ गए हैं जैसा मैं अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो मरीज से भी खरीदवा सकते हैं, आप अपने यहाँ भी लेके रख सकते हैं। तो इस तरह का ये जो टब है, इसमें देखिए ये महिला जो है बैठी हुई हैं और बड़ा आनंद लेके ये जो है अपनी चिकित्सा कर रही हैं। और जिस समय ये आई थी इनका क्रेटिनाइन लेवल जो है 5 के आसपास था और अब पिछले 1.5 महीने से एकदम नॉर्मल है। और ये आज तक मुझसे मिली नहीं है। मिलने के नाम पे इनके ऐसे वीडियो वीडियो हैं, फीडबैक हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सामने से नहीं मिली हैं। तो ये ऐसे कई सारे मरीज भी रहे हैं। तो इसका टब का भी लिंक भेज दूंगा, अमेजन पे मिल जाता है, 8-9 हज़ार का होता है। और ये टब में एक मीटर लगा हुआ होता है टेम्परेचर का पानी का, तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं।
अगर आपके पास प्रॉपर टब मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जैसे डॉक्टर सुशील सर के यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर उसको जकूजी टब लगाया हुआ है, और एक अच्छी खासी कॉस्ट, कितनी सर कॉस्ट होती है उस टब की? 1.8 में था सर। हाँ, तो 2 लाख के करीब का टब है, बहुत सुंदर टब है, और बहुत प्रॉपर उसमें गर्म पानी ठंडा पानी, आप टेम्परेचर मेंटेन उसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो वैसी व्यवस्था अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह के टब की थेरेपी जो है हम लोग हीलिंग थेरेपेटिक स्वेटिंग जरूर कराएं। पहले दिन 10 मिनट से शुरू करें और हर दिन आधा आधा मिनट 1 1 मिनट बढ़ाते जाएं, और पानी का लेवल भी आधा इंच से 1 इंच बढ़ाते रहेंगे। तो पेशेंट जब 15वें दिन हो तो उस दिन पे जाके चेस्ट को जो है पानी पहुंचे। और अगर ड्यूरेशन में 15 मिनट 20 मिनट से ऊपर उसको दिक्कत आती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सीवियर वीकनेस फील होती है, तो उसके बाद उसकी ड्यूरेशन को नहीं बढ़ाएंगे, ड्यूरेशन को कम ही रखेंगे। तो 10 मिनट तक रखिए, और उसकी जो पानी का लेवल है कमर से बढ़ाते हुए चेस्ट तक ले जाएंगे। तो ये 2 3 चीजें ध्यान रखेंगे। और थेरेपी के बाद जनरली पेशेंट डिहाइड्रेट फील करते हैं, क्योंकि स्किन से थोड़ा बहुत जो है स्वेट आना शुरू हो जाता है। और गुनगुना पानी, जब टेम्परेचर कम हो और आपके पास इस तरह का मैनुअल टब हो, तो आप अपने उस मरीज को भी बता सकते हैं, और खुद भी अपने पास अगर करें तो गर्म पानी की एक बाल्टी हमेशा भर के रखें। तो 2 मग्गे पानी, जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसको निकाल लें, और 2 मग पानी गर्म का डाल दें। और थर्मामीटर जरूर रखें साथ में। थर्मामीटर जो नॉर्मल हम लोग बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, तो अगर कोई व्यवस्था नहीं हो तो पानी में बस वही थर्मामीटर डालें। 1.5 2 डिग्री अगर उसका टेम्परेचर ऊपर पानी का जा रहा है, वो आपके लिए बेस्ट है, उस पानी में बैठा सकते हैं। सुखोष्ण हमारे आयुर्वेद में इस शब्द को बोला गया है, तो वो गुड हो गया। सुखोष्ण बोलना है। इसके बाद हाइड्रेशन का पार्ट है। तो हाइड्रेशन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना डिहाइड्रेट फील कर रहा है। किसी का यूरिन आउटपुट बहुत कम है तो उसको पानी का इनटेक भी लिमिटेड देना है। फिर ये नहीं करना है कि उसको जो है यूरिन आउटपुट कम आ रहा है और भर के 2 गिलास पानी, उस समय प्यास लग रही है वो मांग रहा है तो पीने को दे दिया। तो ये भी नहीं रखना है, ध्यान रखना है कि उसका आउटकम कितना है, उसी हिसाब से इनटेक रखना है। तो जनरली उस समय पे एक तो हर्बल टी हम लोग एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को, कि हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि जी आप आयुर्वेद की जो ये हर्बल टी है उसका कॉम्बिनेशन और क्या फॉर्मूला मैं बोलिए? आप लोगों के बीच में भी शेयर कर दूंगा। दूसरा उसके जी। अलावा जो है, आप पेशेंट को कोई सूप बोल सकते हैं, कोई जूस बोल सकते हैं। और अगर उसको लग रहा है कि इनटेक यूरिन का कम है और उसको बहुत ज्यादा पानी नहीं देना है या लिक्विड इनटेक नहीं देना है, तो आप आइस क्यूब दे दें सिंपल। तो मुंह में उसको आइस का एक टुकड़ा जो है डाल के दे दें। और ये ध्यान रखेंगे, आइस क्यूब का मौसम भी ध्यान रखें, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं। पता 25। चल रहा है उसे सर्दी खांसी और आपने आइस क्यूब दे दी, तो हम कई बार ये छोटे छोटे जो व्यापद है ना और उनमें ना 30। जाएं। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आप लोग अपने रोगियों को इस तरह से हाइड्रेशन का भी जरूर ध्यान रखेंगे जब कभी भी हम HTS ये थेरेपी कौन है? पेशेंट क्या को चीज दें। के? डॉक्टर मृत्युंजय की आवाज म्यूट नहीं हो रही। टाइम पास। अब ठीक है। हम्म। तो ये आपको पार्ट समझ में आया, और ये किताब में लिखा हुआ है डिटेल में, पेज नंबर 93 से लेके आप 95 तक जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से आपको पहली इस व्यवस्था का मिल जाएगा। और इसके बाद पेज 96 से इस तरह की जो भी रिसर्च हुई है इस किडनी फेल से ऊपर पंचकर्म की, उनकी बहुत सारी हेडिंग्स, उनसे रिलेटेड लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो जनरली डी वाले पार्ट में हमें, डिटॉक्स वाले पार्ट में इतनी ही चीजें करनी है और बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना है। तो आम पाचन, धातु, हमें धात्वाग्नि दीपन, और अगर जठराग्नि दीपन की आवश्यकता लग रही है तो जठराग्नि दीपन। उसके बाद उनको HTS थेरेपी और हाइड्रेशन का उनका जो है HTS थेरेपी के बाद मेंटेन रखना। तो ये हमारा जनरली डी वाला पार्ट कवर हो जाता है, डिटॉक्स वाला पार्ट। पंचकर्म में ज्यादा अभ्यंग अभ्यंग के चक्कर में मत पड़िएगा, बिल विल बनाने में कि हम जी इनकी मालिश करेंगे जी, कई लोग सिरोधारा में डाल देते हैं, ये बाद में साइड इफेक्ट देती हैं, पेशेंट को अच्छे आउटकम नहीं आते। आपको अगर सिरोधारा की जरूरत लग रही है तो तक्र धारा या धान्याम्ल धारा करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और तक्र धारा और धान्याम्ल धारा आप में से जो भी चाहे दुनिया भर के उसके तरीके हैं, अगर किसी ने नहीं की हो
तो बहुत सिंपल तरीके हैं इन सब के। आजकल धान्याम्ल धारा के बने बनाए फॉर्मूला पाउडर भी आता है मार्केट में, उसको बस रात में भिगो के रखना होता है और सुबह उसको छान के अपन धान्याम्ल धारा कर सकते हैं। तो इस तरह कैराली का खास करके आता है, साउथ की कंपनियों के धान्याम्ल धारा से रिलेटेड पाउडर कॉम्बिनेशन मार्केट में इजिली मिलते हैं। तो आप लोग इस पे जो है काम कर सकते हैं। तो पंचकर्म में मुख्य थेरेपियों में मतलब कि इनिशियल थेरेपीज में यही रखें। और उसके बाद अगर किसी को लग रहा है कि आपको वीकनेस बहुत ज्यादा है, तो दो जो है आगे हम लोग जब इसमें चर्चा करेंगे खास करके न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, तो वहाँ पे वैसे इन सब के बारे में बताया है। तो बस्ती चिकित्सा दी जा सकती है क्योंकि वात का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो एक तो मात्रा बस्ती बहुत काम की रहती है, कारगर रहती है। और मात्रा बस्ती में पुनर्नवा तेल का यूज किया जा सकता है या कोई भी बातसामक तेल का यूज किया जा सकता है। कुछ नहीं तो सिंपल तिल तेल, शहद और सेंधा नमक का जो मात्रा बस्ती में एक सहज तरीके से देने का विधान बताया गया है, 50 से 60 ml की मात्रा बस्ती दी जा सकती है। और क्वाथ बस्तियां उन कंडीशन में दी जा सकती हैं जहां पे पेशेंट को विबंध है, कॉन्स्टिपेशन है या शोथ है। तो अब कॉन्स्टिपेशन में कौन सी बस्ती का आप लोग प्रयोग करेंगे अपने या आप लोगों में से किसी ने किया हो तो जनरली क्या करते हैं किडनी फेल के पेशेंट में कब्ज की स्थिति में बस्ती जब देनी हो तब क्या करेंगे? है किसी का कोई आइडिया? स्टेरॉइड। क्योंकि सबको लास्ट में चाहिए तो फॉर्मूला ही है ना। तो कब्ज की स्थिति में सबसे अच्छा जो अब तक का असरकारी काम करती है वो करती है आरगवद, आरगवद बस्ती है ना। तो अमलतास, सिंपल अमलतास के नाम से जो है जाना जाता है। तो आरगवद का कोई गुण बताएगा, आरगवद का गुण क्या है अमलतास का? विरेचक होता है सर तो। हाँ, मृदु विरेचक होता है। विरेचक मतलब मृदु तीक्ष्ण विरेचक नहीं होता होता, है। मृदु रेचक होता है। और मृदु इसके अलावा विरेचक क्या गुण होता है इसका? पोटेंसी बढ़ाता है सर ये थोड़ा सा आरक बोध। रसायन होता है भी होता है बेसिकली। सर, बॉडी क्लेड फोर्स हर भी रसायन, होता रसायन आरक बोध रसायन। तो और उसको कोष्ठ आरगवद शुद्धिकर रसायन। परम भी बताया सर, कोष्ठ हाँ शुद्धिकर परम। हाँ, तो वो आरगवद को रेचक हो कोष्ठ गया ना। शुद्धिकर परम बताया। यस, रेचक होता है इसीलिए वो कोष्ठ शुद्धि भी करता है। तो मृदु रेचक है, रसायन है और और त्रिदोष रसायन हर है। एक्चुअली में और त्रिदोष है। त्रिदोष हर भी होता है। तो तीनों दोषों का समन करने वाला होता है। और जो किडनी का रोग है उसे त्रिदोष हर भी कहा गया, त्रिदोष वाला रोग भी कहा गया है। तीनों बहुत दोष इसमें प्रकुपित हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब कभी भी, और इसमें कॉन्स्टिपेशन में भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको जब कभी भी जरूरत हो तो ओरली आरगवद मत दीजिएगा। ओरली देना क्या है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ओरल की जगह आपको अगर बस्ती में देना है तो अमलता स्क्वाथ की बस्ती दे सकते हैं। आजकल के मरीज में 300-400 ml की बस्ती ज्यादातर लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं जो 400 ml की बस्ती को कुछ देर, क्वाथ बस्ती की बात कर रहा हूँ, वो होल्ड कर पाते हैं। तो 250-300 ml से ज्यादा की बस्ती नहीं देनी। तो ये एक कोशिश नहीं जो नहीं है चाहिए। करिएगा। और दूसरा, जब सोत हो तब क्या करेंगे, कौन सा औषधि योग चलाएंगे? त्रिवृत। ये किसके बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मनीला जी, अपने त्रिवृत बच्चों को सेशन से हटाइए। अच्छे लग रहे हैं, बैठे रहेंगे। चलिए, ये लोग भी किडनी के एक्सपर्ट त्रिवृत बनेंगे। त्रिवृत नहीं देते। हाँ, और क्या करेंगे? सोथ के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सोथ में किस चीज की बस्ती देंगे? हम बस्ती की बात कर रहे हैं और सोथ की, सोथ मतलब स्वेलिंग। स्वेलिंग में हम गोक्षुर लोग कौन सी पिएंगे, बस्ती? गोक्षुर और हाँ, पुनर्नवा का प्रयोग करें। गोक्षुर और पुनर्नवा। पुनर्नवा का प्रयोग करना है, गोक्षुर का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अपने को उग्र मूत्रल योग नहीं यूज करने जब तक हमें कोई मूत्र की बहुत सीवियर कंडीशन नहीं मिल रही कि उनको एकदम ही मूत्र प्रवृत्ति में मूत्राघात जैसी स्थिति या पेनफुल यूरिन रिटेंशन टाइप का कुछ स्थिति नहीं दिखती, तब तक हमें ऐसे योग अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे सोथर, योग देते हैं। सोथर के लिए चक्रदत्त में पुनर्नवाष्टक
क्वाथ बताया गया है। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते उसकी हैं। तो पत्ती का बहुत पुनर्नवा अच्छा क्वाथ, परिणाम मिलता है। हाँ, और पुनर्नवा अष्टक का जो कॉम्बिनेशन है वो ऊंझा कंपनी का ड्राई पाउडर आता है, यवकुट पाउडर आता है ऊंझा कंपनी का पुनर्नवा अष्टक के नाम से। तो आप लोग उसको ले सकते हैं। और उसमें जो है आप सिंपली वही 250 ml की क्वाथ वस्ती देंगे। लेकिन जब क्वाथ बस्तियां देंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि लगातार क्वाथ बस्तियां 3 4 5 दिन मत देना, क्योंकि फिर वो रुक्षता करेगी, कोष्ठबद्धता करेगी, वीकनेस बढ़ाएगी। तो हम जब देंगे तो वही जो हमारी मात्रा बस्ती का फॉर्मूला है, तो हम योग बस्ती की तरह उनको कुछ दिन स्नेह बस्ती देंगे, कुछ दिन क्वाथ बस्ती देंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने विवेक से, रोगी के बल के हिसाब से, रोग की स्थिति के हिसाब से अपने इन कॉम्बिनेशंस को यूज करेंगे। तो आप लोग इन अगर सर उसको फॉर्मुलेशन अल्टरनेट दे दें तो दे सकते हैं। पहले 2 दिन जो है स्नेह बस्ती एक दीजिए, दिन फिर तीसरे दिन अपन ठीक क्वाथ बस्ती पे लाएं, फिर स्नेह क्वाथ ऐसे करें। और जब क्लोज करने जाएं तो फिर 2 दिन स्नेह बस्ती से क्लोज उसने करें। तो इस तरह से अपन लोग इस पे जो है कर सकते हैं। और 8 दिन, 15 दिन, 28 दिन, 45 दिन तक भी आप जा सकते हैं। कभी कोई किडनी पेशेंट में कोई विशेष कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। डिपेंड अपॉन रोगी की कितनी कंडीशन की दिक्कत है, कितनी जरूरत है। तो पुनर्नवा का यूज, पुनर्नवा अष्टक का यूज या आरगवत क्वाथ का यूज, ये हम लोग बस्ती के रूप में दे सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, न्यूट्रिशन पे, कि हमने थोड़ा शोधन वोधन कर दिया पेशेंट का। अब हम उसको पोषण देंगे। जी भैया, आपका डिटॉक्स हो गया है, अब आपको पोषण देने की आवश्यकता है। तो उसमें पहला काम हम करेंगे केपीआर। केपीआर यानी कि किडनी पोषण रस। तो किडनी पोषण रस में हम लोग जनरली जो चीजें देते हैं, उसमें बेरीज दे सकते हैं। आजकल ब्लूबेरी, क्रेनबेरी, रेड बेरी, ये सब मार्केट में बहुत आसानी से मिलने लगी हैं। और गूसबेरी, गूसबेरी किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? आंवला। आंवला। हाँ जी, तो आंवला कैंडी भी दे सकते हैं, आंवला भी दे सकते हैं। कैंडी वो वाली बाजार वाली नहीं देनी है जो बड़े आजकल महारथी लोग बेच रहे हैं। वो वाली कैंडियां मत देना, नहीं किडनी खराब और हो जाती हैं उससे। तो इस तरह की बेरीज दीजिए, किशमिश दीजिए, अंजीर दीजिए। और किशमिश अंजीर को भिगा के दीजिए। अखरोट भी जो है आप भिगो के दे सकते हैं। हाँ, जब पेशेंट को लग रहा है कि बलछय ज्यादा है तो उस समय पे अखरोट दें। शतावरी का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है, टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं शतावरी, और पाउडर फॉर्म में भी। इसका एक और गुण है, ये सौम्य मूत्रल भी है और बल वर्धन का भी काम करता है शतावरी। तो आपका दोनों काम हो जाता है। जब हम शतावरी का प्रयोग करते हैं तो शतावरी को टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आप दे सकते हैं। शतावरी कल्प जैसे कॉम्बिनेशन नहीं दीजिएगा, क्योंकि फिर वो हैवी हो जाते हैं और पाचन में दिक्कत करते हैं। तो सामान्य शतावरी पाउडर का आप लोग जो है, शतावर आदि भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर और ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं पाचन में। तो सिंपल शतावरी का प्रयोग करना है। तो इस तरह के कुछ सुपर फूड, इनका नाम आप लोग रख सकते हैं कि जी भैया आपको हम किडनी पोषण रस में सुपर फूड देंगे आयुर्वेद के, तो आप उन्हें सुपर फूड खिलाइए। और बहुत सारे आज फोटोज भेजे हैं ग्रुप में डाइट में, तो ज्यादातर वो डाइट जो है वो पोषण से रिलेटेड है। जब हम एलडीपी प्रोटोकॉल में आहार प्रोटोकॉल अभी डिस्कस करेंगे तो वहां पे उसका काम आएगा। तो एक तो ये सुपर फूड देने हैं। दूसरा जो है, आप लोग पेशेंट की वीकनेस के हिसाब से कुछ भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर वीकनेस आए तो क्या करेंगे किडनी की कंडीशन में, कौन बताएगा? वीकनेस क्या आने के समझे नहीं। जनरली 2 कारण होते हैं। एक होता है कि उनका हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, किडनी पेशेंट में खास करके, तब वीकनेस की शिकायत बहुत करते हैं। दूसरा होता है कि कोई हम लोग ट्रीटमेंट या औषधि, काढ़ा, पंचकर्म या एलोपैथी की कोई मेडिसिन की वजह से उनको जो है वीकनेस बढ़ जाती है, तब वो शिकायत ज्यादा करते हैं। या कोई जोश जोश में ज्यादा चल फिर के आ जाता है, उससे भी वीकनेस बढ़ जाती है कई बार किडनी पेशेंट में। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी चीज है जिससे उनकी वीकनेस को रिकवर करेंगे? स्वर्ण सर, बसंत मालती प्लस शिलाजटू, ठीक ये है। कॉम्बिनेशन दे। और इससे पहले हम पहले कोशिश करेंगे कि हम सुपर फूड से सही करें, क्योंकि सुपर फूड ही हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जो सर ने बताया जैसे कि शिलाजीत, शिलाजीत के बारे में एक बड़ा विशेष आ, जिक्र है, खास करके सुश्रुत संहिता में, तो उसे नेमेटिक रसायन बोला गया है।
नैमित्तिक रसायन का मतलब कौन बताएगा? नैमित्तिक रसायन का मतलब कौन बताएगा? डॉक्टर जागृति हैं क्या? युवा है ना, तो ये यस आजकल सर। अभी पढ़ के आई हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछता रहूंगा मैं। अभी याद नहीं आ रहा सर। हाँ, तो नैमित्तिक रसायन अब पढ़ना पड़ेगा आपको। रसायन अध्याय खोलिएगा, उसमें लिखा है सभी लोगों के लिए जरूरी है। हाँ, तो नियम से लेने वाला रसायन जिसे नैमित्तिक रसायन बोलते हैं, जो हम रोज ले सकते हैं और लंबे समय तक 6 महीने 1 साल भी खिला सकते हैं। तो शिलाजीत दिया जा सकता है। हम लोग एक 2000 सर mg का मैक्सिमम शिलाजीत बना। 7 वीक्स बताया है शिलाजीत का, 7 सप्ताह, 3 सप्ताह और 1 सप्ताह। वो भी बताया है, और चूंकि उसका चरक में। अगर रोगी के बल के हिसाब से देखेंगे तो आप 6 महीने साल भर भी जब लगातार खिलाते हैं तो जनरली कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, बशर्ते कि हाँ हमारा वो तो अनुपान जो है, अनुपान कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा ना हो उसके साथ। टेढ़ा मेढ़ा इन ठीक द है सेंस, तो। कई लोग जो है दूध के साथ लगातार खिलाते रहते हैं। आजकल वो बहुत सारे प्रचारक आए हैं सोशल हाँ मीडिया हाँ पे, जी। वो घोल के दूध में और चम्मच रेजिन के साथ, रेजिन फॉर्म में, हाँ रेजिन रेजिन फॉर्म। फॉर्म में। और आजकल एक सेलिब्रिटी भी है, वो प्रचार करता रहता है सबका कि आप बॉडी श्योर। बनाओ, और ये जी। स्ट्रेंथ के लिए भी है। तो ये सब थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम लोग उसे नैमित्तिक रसायन के रूप में शिलाजीत का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। जो पेशेंट अफोर्ड कर सके, उसमें अपने पास एक सर्वतोभद्र बटी करके कॉम्बिनेशन आता है मार्केट में। तो सर्वतोभद्र बटी जो पेशेंट अफोर्ड कर सके, दूध पापेश्वर की सबसे महंगी है, सबका वैद्य कंपनी की भी, हमारी भी आती है, सबसे सस्ती है बाजार में। डिस्काउंट भी ठीक ठाक देते हैं हम लोग। अपना भी प्रचार बीच बीच में करते रहना चाहिए। और तीसरा जो है, एक मृत्युंजय कैप्सूल भी हम लोगों ने तैयार किया है, जिसको जब हम बनाते हैं तो उसमें पूरा वेद पाठ करते हैं। औषधि कलेक्शन करने के बाद जब हमारी फैक्ट्री में वो औषधियां आ जाती हैं, में स्वर्ण बसंत मालती भी एक कॉम्बिनेशन है, और ऐसे टोटल 9 जड़ी बूटियां हैं, जिसमें एक तो त्रिमर्म का ध्यान रखा गया है। त्रिमर्म मतलब कि हमारा सिर, वस्ती और हृदय। तो चूंकि किडनी का पार्ट वस्ती से रिलेटेड है, और सिर हमारा ब्रेन, और हृदय हमारा हार्ट, तो जब भी कभी कोई भी इन तीनों मर्म से रिलेटेड रोग होता है, आप चिकित्सा चरक संहिता में जब इन त्रिमर्म अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत स्पष्ट भी देखने को मिलता है। और आप प्रैक्टिकली भी पेशेंट को देखेंगे कि किसी को किडनी की दिक्कत है तो उसे हार्ट में भी तकलीफ होती है और ब्रेन में भी दिक्कत होती है। किसी को ब्रेन की दिक्कत है तो बाकी दूसरे उनके मर्म पॉइंट भी डिस्टर्ब मिलते हैं। तो हम लोग त्रिमर्म कॉन्सेप्ट को भी इसमें, जो औषधि योग हैं वो डाले गए हैं। इसके अलावा रसायन योग भी हैं इसमें। और मृत्युंजय को बनाते समय प्रॉपर 2 ब्राह्मणों के साथ उनका जो है हम लोग जप कराते हैं महामृत्युंजय मंत्र का, जब तक वो औषधि बनती रहती है। और औषधि बनने के बाद इसको हमने वेजिटेरियन कैप्सूल में डाला हुआ है। गोल्ड का ये प्रिपरेशन होता है। तो जब खाने का विधान है तो उसमें दैव विपाश्रय का पार्ट खास करके, इसमें जो ये थॉट है वो दैव विपाश्रय का है बेसिकली। टीवी में मैं जब छोटा था तो एक आनंद पिक्चर मेरी बड़ी फेवरेट है, 40-50 बार देखी है। तो उसमें बोलते हैं कि अब इन्हें दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। तो उसको अपने दैव विपाश्रय वाले पार्ट से कनेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। तो जब दुआओं की जरूरत की ही जब नौबत आए, उस समय ही क्यों दुआएं दी जाएं। हम लोग आयुर्वेद में दैव विपाश्रय को पहले भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो रोगी को बल योग के रूप में मृत्युंजय, और जब इसको खिलाते हैं तो 11 बार उनकी पसंद के भगवान का मंत्र पढ़वाते हैं। कि उन्हें अगर शंकर जी पसंद है तो शंकर जी का महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय कर लें। अल्लाह के फॉलोअर हैं तो या अल्लाह या उनका जो मंत्र है वो पढ़ लें। अगर कोई गुरु नानक देव को मानते हैं, उनका मंत्र पढ़ लें। मतलब अपने धर्म से रिलेटेड वो मंत्र पढ़ लें 11 बार, 21 बार, और उसके बाद उस औषधि का सेवन करें। तो अपन लोग ये एक तरह से, जैसे एलोपैथी में वो डर का माहौल, नेसिबो, जैसे हमने कल नेसिबो इफेक्ट का डिस्कशन किया, तो ये हम लोग आयुर्वेद का नेसिबो इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और इस तरह से लोगों को थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मन उनका स्ट्रांग हो। तो ये आप लोग, और ये जो प्रोटोकॉल है बेसिकली ज्यादातर रोगों में काम करें। बस कॉम्बिनेशन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो डीएनए कायाकल्प प्रोटोकॉल में बल स्थिति में हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अब समय थोड़ा काफी जाता है तो सर थोड़ा एक स्पीड मिनट से मैं रुकूंगा। आगे। हाँ हाँ। हम इसमें क्या अमृत भल्ला भी यूज कर सकते हैं नैमित्तिक रसायन के रूप में? भल्ला तक का किडनी में मेरा पर्सनल व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया हूं। अगर किसी ने किया है या आपका कुछ अनुभव रहा है तो आप ये प्रयोग उदक करके व बताएं। स्रोतस पर तो वो काम करता है।
मेरा व्यक्तिगत जरूरत नहीं पड़ी है और मैंने कभी इसका प्रयोग भी नहीं किया है, क्योंकि उपविश वाला योग है और उपविश वाले योग ज्यादातर मैं किडनी के पेशेंट्स में अवॉइड करता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट चलते हैं, 2-2 साल, 2.5-2.5 साल, 3-3 साल दवाइयां देनी पड़ जाती हैं कई बार। और दवाइयों का भी पैटर्न ये होता है कि पहले शुरुआत में प्रॉपर चलती हैं, फिर धीरे धीरे अपन घटाते जाते हैं, फिर हफ्ते में 1-2 बार 3 बार अल्टरनेटिव डे पे एक टाइम की डोज पे जाते हैं, और फिर हफ्ते में एक आधी बार ले रहे होते हैं। तो ऐसे भी कम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे कई रोगी हैं जो अब पूरी तरह से इस तरह से अपनी आयुर्वेद की डिपेंडेंसी से भी बाहर आ पाए हैं। तो इस वजह से जनरली ऐसे योगों को मैं कम प्रेफर करता हूँ। कोशिश रहती है कि जब भी अपन कॉम्बिनेशन किडनी के पेशेंट में सेलेक्ट करें तो सौम्य योग सेलेक्ट करें। जैसे अब आप लोग शंख भस्म प्रयोग करते हैं, हम लोग जनरली एसिडिटी की कंडीशन में, तो शंख भस्म कहाँ प्रयोग नहीं करनी, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको कल ही पोस्ट करा दूंगा च्यवनप्राश का डब्बा। चलिए, आयुर्वेद आयुर्वेद सार संग्रह नहीं खोलिएगा। शंख भस्म कौन सी कंडीशन के रोगियों को नहीं देनी चाहिए, मतलब किस बुखार प्रकृति के लगी रोगियों को नहीं देनी चाहिए? नीचे है। कफस प्रकृति वालों को। नहीं, पित्त प्रकृति वालों को नहीं पित्त देनी। पित्त वालों नहीं देना है सर। सर वो शंखवटी की बात है, क्योंकि इसमें वसनाभ होता है। शंख भस्म। शंख भस्म नहीं देनी नहीं चाहिए। नहीं और नहीं, शंख शंख भस्म भस्म, के लिए मना किया है आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में। वहां पर कहा है कपर्द देना है। हाँ, और पित्त प्रकृति को क्यों नहीं देना, प्रैक्टिकली अब करके देखिएगा, उनकी प्रश्न है ये। पित्त तो बढ़ जाती है, ऑलरेडी बड़ी हुई रहती है। पित्त बढ़क है। ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है और वो उग्र होती है प्रकृति में। तो यहाँ पे कपर्दक भस्म देना है। तो आप कपर्दक भस्म, चाहे सुकुमार हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कैसा भी रोगी हो, कपर्दक भस्म देंगे तो बिल्कुल अजीत सर आपका च्यवनप्राश आपके लिए कल निकल जाएगा, पक्की बात है। ठीक है, तो ये जो है हम राम भी लोगों को, बताया गुरु। हाँ आपने भी बताया क्या? मेरे नहीं सुने क्या? तो ठीक है, तो आपका भी भेज देंगे। च्यवनप्राश रखे रहिए, आप नहीं देखिए चाहिए क्या है फिर। ना, अब हम कपिल शर्मा फर्स्ट तो वाला ला नहीं सकते च्यवनप्राश। ना। अब हम लोग कपिल शर्मा का शो तो यहाँ क्या लाएंगे, तो आपस में ही थोड़ा हंसी मजाक ये चलता रहना चाहिए। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि औषधि योगों का जब हम चयन करें तो अध्ययन के साथ करें। तो इसलिए हम लोग हमेशा सौम्य योग चुनते हैं जब भी किडनी के पेशेंट हों। तो जब लंबे समय तक अपने को दवाई दें तो पेशेंट इसलिए ना हमसे छूट जाए कि वो दवाई की दिक्कत की वजह से भाग गया। जैसे पुनर्नवा मंडूर में ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं नवायस लौह का प्रयोग करता हूँ। तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब चिकित्सा का हम लोग औसत व्यवस्था पत्र पे चर्चा क्या? करेंगे। चर्चा करेंगे सर इस पे, क्योंकि समय निकल जाएगा। तो हम आहार पे पहले आ जाते हैं। बात करनी आहार में हमने ऑलरेडी 6 प्रोटोकॉल, दुनिया भर की स्टडीज हमने आज डिस्कस की हैं। तो उनके हिसाब से ही उसमें उच्च सोडियम, हाई सोडियम डाइट, हाई पोटेशियम डाइट, हाई फास्फोरस डाइट, और उसमें कौन सी डाइट सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस को बढ़ाती है, कम करती है, ये सब किताब में 100 नंबर पेज से लेके ये 101 पेज पे, 2 पेजों में डिटेल में लिखा उठा दो हुआ बस है। ये तो आप लोग किडनी के पेशेंट के लिए ये बस प्रिस्क्रिप्शन में आप डाइट चार्ट के बाहर रूप में निकाल। तैयार करके दे सकते हो कि ये आपको खाना है, ये नहीं खाना, और ये खाने से ये बढ़ेगा और ये खाने से ये नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से आप लोग इन चीजों का चयन कर सकते हो। और बाकी बहुत सारी सुंदर सुंदर फोटोज, कलरफुल फोटोज ग्रुप में डाली हैं। तो आप लोग उन फोटोज को देखिए, उनको थोड़ा सा अपना मनन करिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो प्रश्न लेके आइए। और किसी दिन हम लोग जल्दी ही डॉक्टर सुशील आर्या सर के यहाँ पे एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। पंचकर्म के ऐसे रोगियों के हम 3 दिन के शिविर लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को 3 दिन के लिए कायाकल्प शिविर में रोका करेंगे। तो आप में से भी जो वैद्य आना चाहें उन 3 दिन में आमंत्रित रहेंगे। और वहां पे हम इन सारी चीजों का निर्माण भी विधिवत रूप से बनाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे। तो उनके पास वहाँ ऑलरेडी बहुत सुंदर एक व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। और इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया है और एक नई चीज आयुर्वेद में जोड़ी है कि इन्होंने आईसीयू भी बनाया है, और प्रॉपर फुल फ्लैज आईसीयू बनाया है। 3 बेड का, 3 बेड है ना सर वहाँ आईसीयू के? 4 बेड का आईसीयू बनाया है। तो बहुत ही अच्छी एक नई चीज, और वो आयुर्वेद का आईसीयू है, मतलब कि एलोपैथी आईसीयू नहीं है।
एलोपैथी का वो जो पाइपलाइन वगैरह वेंटिलेटर वो सिस्टम तो है, लेकिन उसको मैनेजमेंट जब वहाँ होता है तो आयुर्वेद से करते हैं। तो ये भी आप लोग एक ऐसे, चूंकि हमें जब तक उदाहरण नहीं मिलते तो मोटिवेशन नहीं आता, तो आप लोग भी अपने यहाँ पे इस तरह की चीजों को अप्लाई करिए। किडनी के पेशेंट्स में एक समस्या आती है कि जब पेशेंट एडमिट रखते हैं तो कई लोग डायलिसिस पे होते हैं, और कई लोग जो हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होते हैं कि एकदम सीवियर कंडीशन में भी आते हैं। तो अगर हम आईपीडी में रोकें तो या तो अपने पास ऐसा बैकअप रखें कि हम वहां पे उनको सडनली मैनेज कर सकें अगर कोई कंडीशन बने, या फिर हम ऐसा टाई अप रखें किसी अस्पताल में जहां पे उनको इमीडिएटली हम रिफर करके ले जाएं, और वो फालतू की वहां पे बात ना सिखाए बताए। जनरली क्या होता है कि पेशेंट आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेके एलोपैथी में जाता है तो कहते हैं अरे तुम्हारी तो किडनी खराब कर देंगे, वो भस्म खिलाएंगे और वो ये करेंगे। तो आपको ऐसे किसी सेंटर से टाई अप रखना है। और जनरली एलोपैथी में भी आजकल बहुत समझदार लोग भी हैं, क्योंकि बिजनेस माइंडेड लोग हैं, तो जनरली बिजनेस माइंडेड लोग लड़ाई झगड़े में ज्यादा नहीं पड़ते, वो बिजनेस में पड़ते हैं। तो आप अगर सही से किसी से कांटेक्ट कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो एक आध ऐसा सेंटर भी, जब आप किडनी पे काम करें तो ये जरूर करके रखिए कि आसपास में कोई डायलिसिस सेंटर से कनेक्ट रखें। कोई ऐसा सेंटर क्यों क्यों रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो हफ्ते में 3 डायलिसिस 4 डायलिसिस, या महीने 15 दिन में उनकी 7 8 डायलिसिस 5 डायलिसिस 4 डायलिसिस हो रही होती हैं। तो अगर आपके ट्रीटमेंट के दौरान उनको डायलिसिस की आवश्यकता है तो आप उन्हें बेहतर वहां पे सजेस्ट कर दें कि आप यहाँ चले जाओ। तो इस तरह से एक टाई अप जरूर रखें, या अपने पास ही ऐसी व्यवस्था बना के रखें जैसे सुशील सर ने अपने यहाँ बना रखी है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। किसी भी तरह की क्रिटिकल कंडीशन में बड़े आराम से मैनेज हो जाता है वहाँ पे पेशेंट। तो आप लोग जो है ऐसी चीजों पे भी फोकस रखें। बाकी डाइट को और डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है तो सारा कुछ उसमें पेज 103 में भी है। इसमें ऑलिव ऑयल का यूज जरूर करें किडनी के पेशेंट्स में, और सिंगल एक ही ऑयल को हमेशा अडॉप्ट ना रखें। हमेशा 4 5 तरह के ऑयल्स को चलाएं। तो अब कौन कौन से ऑयल चला सकते हैं बताइए, खाने में, खाना कुकिंग में? एक तो ऑलिव ऑलिव ऑयल ऑयल बोल ही हो दिया। गया, कैनोला, कैनोला हो गया, ठीक है, और बादाम रोगन, बादाम का बादाम तेल, रोगन, हाँ बादाम का थोड़ा। तेल, नॉट और रोगन। कुछ, और कौन सा तेल लगा दे सकते हैं? एक राइस ब्रेन ऑयल आता है, ठीक है, तो आप राइस ब्रेन ऑयल चला सकते हैं। और मस्टर्ड ऑयल भी, जो नॉर्मल सरसों का तेल है, हफ्ते में एक आध बार उसमें भी कुकिंग करवा सकते हैं। और कभी कभी कुछ चीजें घी में भी करवा सकते हैं, अगर अच्छा घी कहीं किसी के पास उपलब्ध है, देसी घी है, खास करके गाय का घी है तो। और उस गाय गाय की घी में आपने पकवाना, अब कई आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बड़े कलाकार हैं, एक आयुर्वेद के ही बड़े महान कलाकार हैं, हाँ नाम नहीं लेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि जी घी में पकाओगे तो जहर बन जाएगा। अरे घी, हाँ क्योंकि अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा ज्ञान लेके कहाँ से आते हैं। घी तो पहले ही पका के ही बनाया जाता है, दूध को इतना पकाते हैं इतना पकाते हैं कि वो बनता घी तभी है जब हम पका लेते हैं। अब पकी हुई चीज को फिर से पकाएंगे तो कैसे वो जहर बन जाएगा? वो कह रहे हैं नहीं, खाने में घी पका के नहीं। तो ऐसे लोग जानबूझ के मुझे लगता है ये फैलाते हैं, जबकि वो आयुर्वेद के वैद्य हैं, कि लोग ये चीजों को दूर करें और वो बीमारी की ओर बढ़ें। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण में, और फिर उसको उठा उठा के ना कई एलोपैथी के लोग मैं देख रहा हूँ शेयर कर रहे हैं अपने प्रोफाइल पे, वो बड़े फेमस प्रसिद्ध वैद्य हैं आयुर्वेद के, नाम नहीं लूंगा। तो ये सब चीजें नहीं हमें ध्यान करनी है, और हमें 4 5 तरह की चीजों को ऑयल में पेशेंट को जरूर यूज कराना है। ऑलिव ऑयल का ज्यादा यूज कराना है क्योंकि थोड़ा सा उस पर बहुत सारी रिसर्च भी है, चाहे हमने वो डैश प्रोटोकॉल पढ़ी हो, मेडिटेरियन प्रोटोकॉल पढ़ी हो, चाहे हमने जो है KCQID प्रोटोकॉल पढ़ी हो, तो उन सब में जो है ऑलिव ऑयल का बहुत डिटेल में जिक्र है, प्रयोग है, और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। तो हफ्ते के 3 दिन ऑलिव ऑयल, और बाकी 3 दिन एक एक ऑयल और दूसरा, कभी मस्टर्ड ऑयल, कभी घी का, कोल्ड कभी प्रेस्ड जो है। कोकोनट ऑयल सर, कोल्ड हाँ जी, प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, कोल्ड कोल्ड प्रेस्ड प्रेस, कोकोनट ऑयल। बिल्कुल कोकोनट ऑयल भी यूज किया जा सकता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल भी, ईडेविल वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आता है, वो भी सर यूज किया जा सकता है। डिपेंड सर अपॉन कई इसमें बार। जी जी इसमें बोलिए। सोडियम मोनोलोरिक एसिड होता है जो इम्यूनिटी हम्म, लेवल पे काम करता है, जो माँ के दूध में होता है अकेला ओनली। तो ये जी अच्छा सोर्स बताया इम्यूनिटी के लिए। हाँ,
कई बार क्या होता है, अब जैसे मैं अपना व्यक्तिगत बता दूं, मैं पित्त प्रधान प्रकृति का हूं, और नारियल तेल जैसे ही मैं कभी उसमें कुकिंग करवाने की कोशिश किया हूं तो मुझे उल्टी सी आती है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को सूट क्या करता है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे सर। डॉक्टर साहब ने बताई, ये बिल्कुल अच्छी बात बताई है कि जो मदर मिल्क में जो कंपोनेंट होते हैं वो नारियल तेल की कुकिंग में मिलते हैं। साउथ में आप जब जाएंगे तो वहाँ ज्यादातर कुकिंग ही इसमें होती है, और एक्चुअल में बहुत इफेक्टिव है इम्यून सिस्टम के लिए। सबसे बेस्ट अगर कोई ऑयल है तो वो कोकोनट ऑयल होता है। तो डिपेंड करता है कि रोगी को सूट क्या कर रहा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें, और किडनी में दे सकते हैं। और किडनी में एक चीज और जरूर ध्यान रखनी है, अरुचि होने लगती है। जब हम बहुत सारी ज्ञान वाली बातें बोलते हैं, डाइट रिस्ट्रिक्शन करते हैं, तो पेशेंट कहता है कि सर अब क्या आप खिलाए जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा है। तो उसके साथ साथ जब हम पेशेंट को जोड़ते हैं तो पहले दिन पूछ लेते हैं कि आपको खाने में पसंद क्या क्या है। तो कोई बोलता है जी दाल चावल पसंद है, कोई बोलता है जी गोलगप्पे पसंद है, कोई बोलता है जी छेने का रसगुल्ला पसंद है। तो हम लिख लेते हैं। तो 7-10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब वो ऐसा कुछ गाना गाता है, तो उसको कहते हैं अब हफ्ते में एक दिन आपका चीट डे रखेंगे। तो उस दिन उनको हम जो है गोलगप्पे वाला पानी घर में बना के इमली का बोल देते हैं, उसकी विधियां बता देते हैं। आप लोगों को चाहिए होंगी तो शेयर कर दूंगा मैं। लेमन वाटर जरूर दे सकते हैं दाल के आइटम साथ। में क्या दिया जा सकता है उनको, दाल के आइटम में? दाल में जनरली मूंग की दाल प्रेफर करते हैं वो। हम मूंग लोगों की ने दाल ही इसमें, प्रेफर करते हाँ हैं। इसमें लिखी हुई है मूंग की दाल रेगुलर चलाई जा सकती है। दूसरा, अरहर की दाल बहुत पतली पिसी हुई। और जब भी कोई दाल देंगे, इवन मिलेट्स, मिलेट्स में भी 4 मिलेट के नाम जो है मैंने इसमें लिखे हुए हैं। आप लोग जब डाइट को प्रॉपरली पढ़ेंगे तो उसमें एक मिलेट्स के 4 मिलेट्स है। ऑक्सटेल बाजरा एक है जिसे कांगनी भी बोलते हैं, एक लिटिल मिलेट है जिसे कुटकी बोलते हैं, एक बार्नयार्ड बाजरा है जिसे सानवा बोलते हैं, और एक कोदो बाजरा है जिसे कोदरा बोलते हैं। ये तो 102 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, बुक में 102 नंबर पेज पे डिटेल में लिखा है। तो जब भी हम कोई दाल देंगे, जब भी हम कोई मिलेट देंगे, बिना भिगो के उसको नहीं देंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, भिगो के ही देंगे। चाहे हम इवन मूंग की दाल भी दें, अरहर की दाल भी दें, पहले भिगो के रखवाएंगे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। और उसके बाद फिर उसकी दाल, या अगर मिलेट का हमें कोई चीला बनाना है तो हम तुरंत 4 घंटे, 6 घंटे बाद चीले का पेस्ट बना के उसको चीला बना के दे सकते हैं। या फिर अगर उसका हमें आटे का गूंथ के रोटी बनानी है तो फिर उस दाल को सुखा लेंगे, मिलेट्स को सुखा लेंगे, और फिर उसका पाउडर करेंगे, फिर आटा गूंथेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि हम जब भी, क्योंकि ये जैसे ही आप करोगे ना, तो सोडियम और फास्फोरस कभी भी नहीं बढ़ेगा पेशेंट का। अदरवाइज कई बार ना इन चीजों से भी सोडियम फास्फोरस बहुत तेजी से ट्रिगर हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। और वो बाद में पेशेंट आके बोल रहा होता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, वो कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो इसमें मैं नींबू पानी का जिक्र कर रहा था। तो एक तो ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, दूसरा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हफ्ते में एक बार लेमन वाटर रूटीन में चलाया करिए। किडनी के पेशेंट में गुनगुने पानी में नींबू पानी निचोड़ना है, उसमें सेंधा नमक डलवाइए, और उसमें हल्की सी पिंच भर जो है हींग डलवा दीजिए। तो उससे थोड़ा सा अरुचि वाला जो टेस्ट बन रहा होता है, स्वाद बन रहा होता है, वो दूर होता है। और इसमें सूप भी दे सकते हैं पेशेंट को हफ्ते में, रेगुलर बेसिस पे भी सूप दे सकते हैं, लेकिन लेमन वाटर हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा ना दें। और जब भी दें तो कोशिश करें कि गुनगुने पानी में पिलाएं, जिससे थोड़ा सा अरुचि जो है दूर होती है। और अरुचि को दूर करने के लिए हमारे पास जो है, हम लोगों ने एक कॉम्बिनेशन बनाया है उदर अमृत करके, बहुत ही खट्टा मीठा चूर्ण करके है। जैसे आप लोग ढाबों पे जाते हैं तो वहाँ पे अनारदाना टाइप की गोलियां मिलती हैं, तो वो गोली नहीं है, चूरन है। और इस तरह से बनाया गया कि किडनी के पेशेंट को भी कॉम्प्लिकेशन ना करे। तो आप लोग ऐसी चीजें भी दे सकते हैं स्वाद के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जब रिस्ट्रिक्शन में जाते हैं तो पेशेंट छोड़ के भाग जाता है। तो वो भी नहीं, ध्यान ध्यान रखना है कि भागे ना भाई, क्योंकि रोगी ही हमारा नमक भगवान में है। कौन सा यूज किया जा सकता है? सेंधा नमक प्रिफर करें, और इफेक्टिव होता है। रिसर्च भी है उसमें बहुत सारी। लो सोडियम भी सेंधा होता है नमक के उसमें। साथ अगर अदरक अपन दे दें, दे सकते हैं, खूब दे सकते हैं। अदरक की अदरक चटनी टाइप, उसको स्टार्टिंग में सेंधा नमक दे प्लस अदरक। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब दे सर सकते जो दाल आप बोल रहे हैं चल तो रहा है। दाल एक छिलके वाली ये भी भी आती है अरुचि और को एक ठीक बिना करेगा ना सर? हैं।
दाल भिगो के फिर चाहे छिलके वाली हो चाहे बिना छिलके वाली हो, अगर सही से भीग गई है तो फिर दे सकते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे मृत्युंजय सर? अरे मैं बोला कि इसको अरुचि में ये भी लाभ तो हाँ, करेगा खूब ये करता सेंधा है, नमक, खूब करता है। अदरक, और वो क्या तो बोलते हैं इसको मतलब ये लहसुन वगैरह नहीं दिया जा सकता क्या? लहसुन नहीं प्रेफर करें, दे सकते हैं, रोस्ट करके देंगे, थोड़ा तवे पे थोड़ा रोस्ट करा रोस्ट, देंगे हाँ बिना हाँ, उसको इसके बिना अदरक के तेल। साथ ही हल्का सा मिला के उसको। हाँ, उसको ऐसे इस- मतलब कच्चा लहसुन नहीं देंगे, कच्चा लहसुन बहुत हम्म, सारे लोगों को ट्रिगर करता है। तो ये जी चीजें ध्यान रखेंगे। दूसरा अपना इसी का एलडीपी प्रोटोकॉल का आहार वाला जो ये पार्ट है, अब इसमें एक चीज लास्ट में ध्यान रखिएगा, पेज 104 पे लिखा हुआ है कि खाना कभी भी कोई भी चीज किडनी पेशेंट को कच्चे फॉर्म में ना दें, अपार्ट फ्रॉम पके हुए फलों के। सलाद भी देंगे चाहे वो प्याज हो, उसको स्टीम करवाइए, हल्का सॉफ्ट करा देंगे तो देंगे, तो कभी भी पेशेंट आपको परेशानी लेके नहीं आएगा। जब भी खाना खिलाएंगे चबा चबा के खाने को बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि और आप लोग भी हैबिट बनाओ, जितने लोगों के वजन है सब लोग 5-5 किलो सही करो, जिनके ज्यादा है। वो तो कैसे ठीक है हो सर। जाएगा, अगर खाना आप मुंह में रखेंगे और चबाएंगे तो आपका एक तो खाने का टाइम बढ़ जाएगा, और खाने की आप देखना मात्रा कम हो जाएगी। तो खाने की मात्रा कम कैसे कर सकते हो, और उसका पूरा आपको फायदा भी मिलेगा कि जो दांत हैं, बेसिकली कहते नहीं है पुराने लोग बोलते हैं 32 बार चबाया करो, तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है कि मुंह में रख के पानी हो जाए। तो जब हम कोई भी बाइट लें तब तक चबाएं जब वो पानी हो जाए और फिर निकलें, तो एक तो उससे सलाइवा बहुत अच्छा हो जाता है, मुंह में जो सलाइवा मौजूद होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, और स्टमक को पचाने में जोर नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि आप सब लोग वो जानते होंगे कि जब कोई चीज हमारे आमाशय में पहुंचती है तो हार्डली 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा रुकती नहीं, फिर वो ट्रेवल कर जाती है, क्योंकि वहां गतियां होती हैं, उन गतियों से वो आगे बढ़ जाता है फूड। तो वो उसी ड्यूरेशन में पचना भी चाहिए, तो अगर हम मुंह में ही उसे अच्छे से चबा लेते हैं तो वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का जो समय मिलता है, तो उस समय में वो अच्छी तरह से पच जाता है। और किडनी के रोगी हो या जीर्ण रोगी कोई भी हो, उनकी अग्नि कमजोर होती है, क्योंकि काया अग्नि बोला गया है ना, काया अग्नि काय की चिकित्सा, तो काया को मतलब अग्नि को ही बोला गया है। तो अग्नि कमजोर होती है तभी रोग आता है। तो हम अगर ओरली अच्छे से चबा लेते हैं कोई चीज, तो ये चीजें रामबाण काम करती हैं, मतलब ये चीजों से रिजल्ट ज्यादा आते हैं, रादर देन कि आप सर्वतोभद्र दें, आप उन्हें मृत्युंजय कैप्सूल दें। आप देखना जैसे ही उसे चबा चबा के खाने को बोलोगे, पेशेंट कहेगा हाँ यार आज तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो इन चीजों का ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिए। कोई भी बासी भोजन अवॉइड करवाना है किडनी पेशेंट को, कि रखा हुआ फूड, फ्रिज से निकला हुआ फूड, पैकेट वाला फूड, केमिकल वाला फूड, ये बिल्कुल नहीं देंगे, किडनी पेशेंट को अवॉइड कराएंगे। और एक चीज और हमेशा कराएंगे कि जो मैंने कल भी बताया था शायद, कि पानी को औषधि बना के देने के लिए बोलना है। जैसे मेरे घर में मैं हमेशा जो है उबला हुआ पानी ही पीता हूँ, और हमारे यहाँ जाने कितने सालों से हम लोग पीते आ रहे हैं। तो और पानी को आयुर्वेद में औषधि भी कहा गया, लेकिन वो औषधि नॉर्मल नल का पानी नहीं बनता। उसे हम अगर उबाल लेते हैं अवॉइड करना पड़ता मध्यम अग्नि पे, मंद अग्नि पे, और उबाल के उसको फिर आप चाहे भले ही फ्रिज में डाल दो। किडनी वालों के लिए अवॉइड करना है फ्रिज ब्रिज का इस तरह का पानी, तो आप उनको उबलवा के नॉर्मल टेम्परेचर पे हो, और जितना उनका यूरिन आउटपुट हो या जितना उनका आपको लग रहा है कि उनको आवश्यकता है, उस हिसाब से उबले हुए पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे भी दे सकते हैं। तो और एक और चीज ध्यान रखनी है जो हमारी बॉडी की क्लॉक के हिसाब से बहुत वर्क करता है, जैसे अभी 8:30 बज रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोग, अब सेशन है चूंकि आज, तो इसके बाद ज्यादातर लोग 9 9 PM को 10 PM को क्लिनिक से आने के बाद खाना खाते हैं। तो अपने यहाँ सिद्धांत है सूर्यास्त के बाद का खाने का ना करने। बॉडी हमारी ये 5 एलिमेंट इसी हिसाब से बॉडी में वर्क करते हैं। अब सूर्यास्त के बाद खाना कब खाना है? जब एकदम बहुत तेज भूख लगी हो, या हमें कोई डॉक्टर सुशील आर्या सर की तरह पार्टी दे रहा हो कोई, तो फिर हम ऐसी कहीं पार्टी में जाने वाले हों तो हम खाना खाएंगे उस दिन। अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। हम लोग जो है सूर्यास्त के, और ये हम अगर वैद्य के रूप में खुद अडॉप्ट करते हैं ना, तब हम रोगियों पे दबाव डलवा पाते हैं। अरे साला मैं कर रहा हूँ तू कैसे नहीं करेगा। मैं तो डांट भी देता हूँ, कहता है हाँ डॉक्टर साहब आपने बोला है तब हम करेंगे। तो ये हम लोग जोर दे के करा सकते हैं तब जब हम खुद कर रहे हो, तो खाप खाएंगे सूर्यास्त के बाद भी अवॉइड कराइए और खुद भी करिए।
और आप देखोगे कि इससे ना आपको बहुत सारे एनर्जी के लेवल अपने अंदर बढ़े हुए मिलेंगे। आपको खुद के अंदर एक अलग फीलिंग महसूस होगी और आप अपने आप को ना पावर हाउस टाइप फील करोगे। मतलब वो जो कॉन्सेप्ट बने हैं ना, वो मतलब इतने अटल हैं, इतने मैजिकल हैं कि हम जब खुद अप्लाई करते हैं तो बहुत मजा आता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। पेज 104 पे थोड़ा सा ब्रीफ इसका लिखा है। दूसरी प्रोटोकॉल है निद्रा प्रोटोकॉल, एलडीपी, निद्रा, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, जो हमने कल एएनबी पिलर्स की बात की थी। तो निद्रा में जो है हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट जब सोए तो दिन में ना सोए, क्योंकि किडनी विडनी वाले पेशेंट सोचते रहते हैं, दिन भर पड़े होते हैं बिस्तर पे, फिर वो सो लिए, फिर रात में 2 बजे उन्हें बुखार आ गया, फिर वो डॉक्टर साहब को कॉल आ रही है कि सर फीवर आ गया, उन्हें सर हेडेक हो गया, उन्हें सर बीपी बढ़ गया। तो ऐसे मरीजों को बोलो कि सालों सोओगे नहीं दिन में, किसी को भी दिन में नहीं सोने देना है। तो दिवा स्वप्न से निषेध कराइए निद्रा। और जब शाम की नींद वो लेंगे तो क्या होता है, सुबह फ्रेश उठते हैं, फिर उन्हें टहलने वहलने के लिए बोलिए कि जाओ घास पे चलो जाके। उसको भी अभी हम आगे के इसी में ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोग नींद को, और पेशेंट कई बार क्या करते हैं कि कहीं भी सो जाते हैं, किसी सोफे पे सो गए, टेढ़े मेढ़े बिस्तर पे सो गए, तो उससे भी नींद पूरी नहीं होती। तो जनरली नींद क्या है कि उसको अच्छे से लेने के लिए सही सैया, सैया सही हो, वातावरण सुखम ठीक हो। सैया। हाँ, तो थोड़ा सा आज से सुखम के साथ साथ स्वप्न सुखम डनलप वाला का गद्दा पार्ट भी जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखवाना है। रहना तो चाहिए। और एक चीज और भी, जिन्हें नींद की समस्या हो, क्योंकि इंसोम्निया बहुत पेशेंटों को हो जाता है, बीमारी का स्ट्रेस एक अलग लेवल का होता है, डायलिसिस चल रही होती है, जिनको वो सेंट्रल लाइन या उनको कैथेटर डला हुआ होता है, तो ऐसे लोगों की स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि एक ना हम लोगों ने तरीका इजाद किया था बकेट थेरेपी का। तो उसमें हम एक हॉट बकेट और कोल्ड बकेट ऐसे करके हम ना एक बाल्टी में गुनगुना पानी, एक बाल्टी में ठंडा पानी, मतलब एक में बर्फ वाला, एक में गर्म पानी। गर्म पानी वही जो सुखोष्ण हो, और ठंडा भी इतना ना हो कि पेशेंट फिर जो है फ्रीज हो जाए। तो उसमें रेगुलर में क्या आ जाए। करते हैं कि शाम को सोने से पहले कि भैया बकेट थेरेपी ले लो, तो एक एक पैर डाला ठंडे पानी में, एक पैर डाला गुनगुने पानी में, और फिर बाल्टी जो है 5 मिनट बाद बदल दी, दूसरा पैर डाल दिया ठंडे में, फिर दूसरा डाल दिया गर्म में। आप देखना ऐसा पेशेंट को जब आप कराओगे, एक तो वो साला सोने की समस्या लेके दोबारा आएगा नहीं। उसकी और अगर सूजन है किसी को, तो सूजन में गर्म पानी की थेरेपियां अवॉइड करेंगे। सूजन में हम लोग जो है फिर कोल्ड थेरेपी उनको बकेट देंगे। जिनको फीवर आ रहा हो, आप देखना पानी इस तरह की ये रिवर्स बकेट थेरेपी में डालेंगे जब पेशेंट के पैरों को, फीवर बहुत तेजी से उतरता है। तो वहां पे ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप चाहें तो एक काम और करा सकते हैं कि नॉर्मल गुनगुने पानी में भी पैर धुलवा सकते हैं या डुबो के रखवा सकते हैं, और फिर तलवों पे तेल की हल्की मालिश करके और सिर पे भी हल्की तेल की मालिश करवा के सोने को बोलेंगे। बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छा जो है हल्का लगता है। तो इसमें तेल, बादाम तेल यूज करा सकते हैं, अपना मूर्छित तिल तेल यूज करा सकते हैं। मूर्छित तिल तेल वगैरह सर वगैरह पे जब मसाज करते हैं तो पेशेंट फिर चिपचिपाहट की और हैवीनेस की बात करते हैं। तो हल्का तेल सबसे बढ़िया रहता है अपना, या तो हम बादाम तेल, रोगन बादाम का यूज करें, या फिर जो है अपना हम नारियल तेल वगैरह प्रयोग करा सकते हैं तो सर के लिए। बाकी अपने पैरों वैरों पे तो आप जो भी बात शामक तेल चाहें तो वो दे सकते हैं। तो इन चीजों से पेशेंट को बहुत अच्छी नींद आती है। इसके बाद भी कोई अगर आपको शिकायत कर रहा है, तब क्या करेंगे बताइए? औषधि योग में क्या देंगे? एल्प्राजोलम के अलावा बताइएगा। ठीक है जी। हाँ, ब्राह्मी। और कुछ भी या जटामांसी। वटी। जटामांसी किसने सर्पगंधा। बताया? हाँ, तो जटामांसी का एक बहुत अच्छा उपयोग है कि हम लोग जटामांसी को क्वाथ रूप में दे सकते हैं। और अगर दे जटामांसी सकते हैं अगर। तगर भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब ना किडनी में, फिर अपन ने बताया ना, लंबे समय तक चलाना है। सौम्य योग को अपन को पकड़ना है, जिससे पेशेंट आके कभी ये ना बोले कि मुझे जी दवा की जगह, दवा की वजह से दिक्कत हो गई। ब्राह्मी तो ठीक जटा है, फिर से होता ब्राह्मी ठीक है। ब्राह्मी में भी फिर दो चीजें हैं, एक बेस्ट है ब्राह्मी। सेंटेला एसियाटिका है, एक बेकोपा मोनियरी है, एक मंडूकपर्णी है, एक ब्राह्मी है। अब दोनों कैसे ब्राह्मी बन गई मुझे नहीं पता, बाजार में दोनों वाली ब्राह्मी आती हैं। लंबे समय तक यूज करने में मंडूक सेंटेला पड़ने वाला। एसियाटिका
सेंटेला एसियाटिका मंडूक पर्णी अच्छी रहती है, लेकिन सेंटेला एसियाटिका इजिली मिलती नहीं। हमें मिलती क्या है कि हमें बैकोपा मुनियरी मिलती है। फिर वो इस दिक्कत आती है कि जैसे ही 10 दिन 15 दिन खाता है पेशेंट कहता है जी दिक्कत हो रही है। तो हमें जटामांसी क्या है आज की डेट में बाजार में चूर्ण फॉर्म में बहुत आसानी से उपलब्ध है, ब्यास कंपनी का भी आता है। उसको करना क्या होता है कि पानी उबाला, उसी में आधा चम्मच फिर जटामांसी डाल के रख दिया, और जब वो गुनगुना हो गया तो छान के थोड़ा थोड़ा सिप करके सोने से पहले जटामांसी दे सकते हैं। तो उससे तो भी बहुत जटामांसी का अच्छी। फांट बनता है ना सर, फांट? हाँ फांट, वही फांट वाला हाँ जैसे हम काढ़े जितने भी आज जिक्र किए जी। हैं तो हम लोग फांट के तरीके से ही बना के देंगे। हाँ, तो इस इसमें तरह से उड़नसिल तेल होता है जटामांसी में भी, हाँ तो हम लोगों को इसीलिए। ये चीजें ध्यान रखनी है। आयुर्वेद के हम सारे लोग अपने अब इस स्तर पे आज ये बहुत अच्छा बैच बना है, ज्यादातर लोग वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, प्रैक्टिस में हैं लंबे समय तक। तो आप लोग इस तरह की चीजों को जटामांसी को देंगे तो बड़ी अच्छी नींद की समस्या वाले जो रोगी हैं वो आते हैं, और उनको इसमें लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। फिर और अच्छी नींद आए उसके लिए हम एलडीपी ब्रह्मचर्य प्रोटोकॉल फॉलो कराएंगे। एलडीपी ब्रह्मचर्य प्रोटोकॉल क्या है? ब्रह्मचर्य से जनरली क्या समझ में आता है? जिन लोगों ने पुराने सेशन अटेंड नहीं किए हैं सिर्फ उनके लिए ये प्रश्न है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब जनरली लोगों ने बना दिया ये है कि सर जी जो इंद्रियां होती है हमारी, हाँ इंद्रियां जितनी भी हैं उनका वो करना, क्या ठीक है, जो सात्विक आहार अतियोग है विहार, उसको रोकना। ठीक। वाचिक और इसमें सब मानसिक। चीज आ जाएगा। हाँ एक सात्विक आहार विहार बताया, एक उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने इंद्रियों को रोकना, और एक हाँ कायिक वाचिक कायिक मानसिक वाचिक और बताया। मानसिक। ब्रह्मचर्य के शब्द में पहले तो मीनिंग है उसको समझेंगे। ब्रह्म की चर्या, ब्रह्मचर्या मतलब कि जो ईश्वर के द्वारा फॉलो की जा रही हो, या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए फॉलो करनी हो, या जो चर्या हमें ब्रह्म की तरह बराबर बनाती हो, वो चर्या है ब्रह्मचर्या है। वो रूटीन, चर्या मतलब रूटीन। तो हमें वो रूटीन अडॉप्ट करना है जो हमें ईश्वर बनाए, ईश्वर से मिलाए, या ईश्वर जो फॉलो करता है वो हमें फॉलो करनी। तो ब्रह्मचर्य का मतलब पहला तो ये है। ब्रह्मचर्य का मतलब ज्यादातर बार कई लोग कहते हैं कि जी सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर हो गए जी, ब्रह्मचर्य फॉलो हो गया। तो इसमें अब हम जब ब्रह्मचर्य को और डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, और चौथा स्तर है वाचिक। आध्यात्मिक। तो इस लेवल तक भी हम लोगों को जाना है, और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट काम करता है अष्टांग योग। इस पे मेरा एक बहुत विस्तृत वीडियो है, 45 या 50 मिनट का एक वीडियो है, वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अष्टांग योग की जनरली परिभाषा आज की समय में कसरत वाली चलती है, योग के नाम पे व्यायाम ज्यादा लोग कर रहे हैं, वो भी ठीक है। जिम का तो आसन ज्यादा वैसे तो चलते हैं। हाँ आसन चलते हैं, जिम का तो एक अच्छा वर्जन है, अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन एक्चुअल में योग अगर हमें बताना है या ब्रह्मचर्य बताना है तो अष्टांग योग सबसे बेस्ट है। अब योग में भी कई सारे योग हम लोगों ने सुने होंगे, क्योंकि योग पे एक छोटा सा पॉइंट ये भी मैं चाहूंगा कि हम लोग चर्चा कर लें। योग में भी कई लोग होते हैं। एक कर्म योग आप लोगों ने सुना होगा, हठ योग सुना होगा, आपने ये राज योग सुना ज्ञान होगा, योग, भक्ति ज्ञान योग योग, सुना होगा, नाजयोग, भक्ति योग सवर सुना होगा। योग, अब हाँ। जैसे आजकल एक बाबा जी हैं बड़े प्रसिद्ध हैं, बाबा प्रेमानंद महाराज जी। तो वो जो योग कर रहे हैं वो भक्ति योग है बेसिकली, कि वो पूरी तरह से भक्ति में लीन है और भक्ति योग कर रहे हैं। हम जो आप सब लोग हैं, हम लोग कौन सा योग कर रहे हैं बताइए, जो कर्म शादीशुदा योग। लोग हैं? कर्म योग कर रहे हैं। और कौन सा योग कर सकते हैं हम लोग? बताइए डॉक्टर प्रेम जी, शादीशुदा हैं, रोज जूझते हैं बॉर्डर पे जाके, तो कौन सा योग हम लोग कर रहे हैं? एक तो कर्म योग बता ही दिया डॉक्टर अमित ने, और दूसरा कौन सा योग है? तो हम लोग देखिए, हम लोग पता है जो जीवन जी रहे हैं ना, वो जीवन भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ जिया है, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ जिया है, भगवान राम ने सीता जी के साथ जिया है। तो हम लोग नॉर्मल जीवन नहीं जी रहे, जो ईश्वरों ने, ईश्वरीय शक्तियों ने जो जीवन जिया है, हम लोग वो जीवन जी रहे हैं। तो इस योग को बोलते हैं राजयोग। अब इस राजयोग को प्राप्त करने का, अब योग को क्यों करना है? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जी चार पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चार मोक्ष। चीजों की प्राप्ति के लिए हमें कोई ना कोई मार्ग अपनाना पड़ेगा। लास्ट सॉल्यूशन है जी मोक्ष लेना है। अब जो भक्ति योग से मोक्ष लेते हैं उनको सबसे निकृष्ट गति माना गया है, कि उनको गति मिलेगी लेकिन ये निकृष्ट है, क्योंकि इन्होंने तीन चीजें छोड़ दी। इन्होंने धर्म नहीं पकड़ा, कर्म नहीं पकड़ा,
अर्थ नहीं पकड़ा, इन्होंने क्या किया, सीधे भक्ति में चले गए और मोक्ष में चले गए। तो ये सबसे निकृष्ट गति, इन्हें मोक्ष मिलेगा लेकिन सबसे खराब कंडीशन वाला लेवल मिलेगा इनको। और सबसे अच्छा किन्हें मिलेगा, हम आप जैसे लोग, कि हम रोज साला भगवान शिव की राजयोग तरह वाले। ना रोज विष पी रहे हैं, गले में धारण कर रहे हैं, कोई अपमान कर रहा है, कोई कई बार है कि घर के ही लोग कुछ बोल जा रहे हैं, कई बार पड़ोसी बोल जा रहे हैं, कई बार पार्टनर बोल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग टकराते हैं। तो वो भगवान शिव का उदाहरण फिर यहाँ फिट बैठता है कि ना तो सर पे चढ़ाना है, ना अंदर ले जाना है, गले में धारण करके रखना है, शांत रहना है, कोई बात नहीं। तो हम लोग राजयोग को जी सकते हैं अष्टांग योग के माध्यम से। तो अष्टांग योग को बहुत अच्छे से आप लोग सुनी समझिएगा। और गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा, जब कभी भी आप लोगों को जीवन में हरिद्वार जाने का मौका मिले, ना मौका मिले तो बनाइए। मेरा तो हर महीने एक चक्कर लगता है। अभी भी 2 दिन पहले मैं गंगा के घाट पे ही बैठा हुआ था। तो आप लोग भी अवसर निकालिए और वहां जाइए। वहां पंडित श्री राम शर्मा गुरुदेव हैं, शांति कुंज के संस्थापक हैं। वहां एक शक्ति पीठ है शांति कुंज के नाम से। उन्होंने कम से कम 700 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हुई हैं। उसमें 3 पुस्तकें उन्होंने अष्टांग योग पे लिखी हुई हैं। और अष्टांग योग और बहुत छोटी छोटी हैं, 30 पेज 40 पेज से ज्यादा की किताबें नहीं। वो जानते थे कि लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम है। तो आज के जमाने में उन्होंने, आज की जो बुद्धि है उस जमाने में ही उस तरह से लिखा हुआ है। वो आप पढ़ोगे ना, आप एक्चुअल में जीवन बदल जाएगा। इतना जबरदस्त वो लिखा हुआ उनके द्वारा अष्टांग योग पे विषय है। और वही सीख सीख के समझ समझ के एक्चुअल में मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। पिछले 7-8 वर्षों में उनको बहुत ज्यादा पढ़ा और आत्मसात किया है। तो अष्टांग योग आपको जीना है, समझना है, तो वो है। और बाकी उससे रिलेटेड एक सार, मैंने कुछ वीडियोस में कई जगह पे मुझे आमंत्रित किया जाता है तो शूट वूट हुई है, तो वो वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा। तो आप लोग उसको सुनिएगा और ये बातें अपने मरीजों को भी करानी है, सिखानी। जैसे ही आप कराओगे आप देखना कि बहुत सारे मरीज इसी से आपके ना सिर्फ बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बल्कि जीवन भर के लिए आपसे ऋणी हो जाएंगे। और चिकित्सा में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं ना, आरोग्य दान से बड़ा कोई दान नहीं बताया गया है। चाहे आप गाय दान दे दो, सोना दान दे दो, मंदिर बनवा दो, कुआं खुदवा दो, आप मतलब कन्या दान कर दो, कोई भी दान कर दो, हम लोगों को जो मिला अवसर है आरोग्य दान, जो हम लोग करते हैं ना, उससे बड़ा लाभ किसी और को मिलता ही नहीं। यानी हमारे जाने कितने पुण्य रहे होंगे, हमने जाने क्या क्या अच्छे काम किए होंगे, तो हमें वैद्य के रूप में ये कार्य करने का मौका मिला है। तो लोगों को आरोग्य प्रदान करना सबसे बड़ा दान है। हाँ, इसके बदले में हमारा ही शास्त्र कह रहा है, अब फिर क्या है, हम ज्यादा दार्शनिक नहीं हो जाएं। तो उसी में लिखा है, क्लियर लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। दूसरे नंबर पे अर्थ का जिक्र है। अर्थ मतलब 2 तरह का अर्थ, एक तो जीवन का अर्थ और दूसरा अर्थ कौन सा, दूसरा अर्थ कौन सा, पैसे वाला अर्थ। अब पैसे वाला अर्थ में भी देखो तो हमारा, हम ज्यादातर लोग सनातन धर्म से जुड़े हैं। तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हो, कौन से भगवान की करते हो, कौन सी देवी की करते हो? गणेश जी के। हाँ, गणेश जी की। और देवी में लक्ष्मी। लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी। पहली देवी कौन सी है, पैसे की। पहले देवता कौन से हैं, गणेश जी। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। तो पैसा भी आवश्यक है। तो सिर्फ सेवा सेवा नहीं करिएगा, साथ में आर्थिक चीजें भी ध्यान रखनी है। तो हाँ, ये भी नहीं करना है कि हमें उत्पात मचा देना है कि आजा बेटा 15,000 दे, 20,000 दे, एक दिन की 50,000 की फीस दे। ये भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये भी नहीं करना है कि जी हम तो सेवा वाले वैद्य हैं। हाँ, जिसमें हमें लग रहा है कि आवश्यकता है और हम में सामर्थ्य है तो हम उसका भी अपनी ओर से उपचार करें। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कई बार अध्यात्म में हम जब इस तरह की चीजें पढ़ रहे होते हैं तो हम उस दूसरी वाली चीज में ज्यादा घुस जाते हैं, पहली वाली चीज में कम रहते हैं। क्योंकि आर्थिक अगर हम नहीं सही रखेंगे तो तीसरा जो पार्ट है ना, कामनाओं का, काम, काम को भी कई लोगों ने सेक्सुअल वेलनेस से जोड़ दिया। काम का मतलब कामनाएं हैं। तो कामनाओं की पूर्ति कैसे करेंगे? किसी को बड़ा अस्पताल बनाना है, किसी को कार खरीदनी है, किसी को सिंगापुर जाना है, किसी किसी को हो सकता है कि मलेशिया जाना हो। एक वो कौन सी जगह है सर, सुशील सर, जहाँ आपका बहुत मन करता है तो वो ऐसी जगहों पे जाना है। तो ये सब जो है तभी पूर्ति होंगी इन कामनाओं की, जब हम कुछ आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। तो इसलिए हमें हर चीज जो है सेवा भाव से नहीं देखनी है। और एक और, जब आप अष्टांग योग में पढ़ेंगे तो इसका जो 8वां हिस्सा है समाधि का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यहाँ ध्यान धारणा धारण और ध्यान समाधि। समाधि। तो समाधि में हम लोग जनरली 3 स्थितियों को जानते हैं। एक है जागृत अवस्था, हम जाग रहे हैं, जैसे जागृत अवस्था।
एक है स्वप्न अवस्था, एक है सुप्त अवस्था। तीन तरह की स्वप्न अवस्था है, सोते हुए सपने देख रहे हैं। एक है सुप्त है कि कुछ नहीं आ रहा, बस पड़े हैं एकदम, अगर उस समय कोई काट के भी चला जाए तो पता नहीं चले, गहरी नींद। इसके आगे की भी एक अवस्था है जो समाधि स्थिति में जाके मिलती है, और समाधि का मतलब ये नहीं कि गड्ढा खोद के बैठना है। इसीलिए अष्टांग योग हम सभी वैद्यों को पढ़ना चाहिए। चौथी अवस्था कोई अगर आप बताना चाहो तो प्लीज बताओ। तीन अवस्थाएं हमने अभी जिक्र की, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुप्त अवस्था। एक और अवस्था होती है, चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। लिख लीजिए, TURIY, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था में ना आप सोएंगे ना जागेंगे, बल्कि एक अलग मौज में रहेंगे। आपको कुछ भी हो रहा हो ना दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अलग मस्ती है, एक अलग आनंद है, एक अलग उत्साह है, एक अलग साहस है, एक अलग मतलब कि जीवन का एक क्या कहें कि संतुष्टि है, और ईश्वर है, आनंद है, अपने जीवन में एक अपना प्राउड है। ये जो अवस्था होती है तुरीय अवस्था होती है, और अष्टांग योग से हम ये पा सकते हैं। और जो षड चक्र एक्टिवेशन वाला पार्ट है, तो अपने हर मरीज को भी कराएं और खुद भी करें। मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो भी शेयर किया था बड़ा, उस पे मुझे कई सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों के कॉल आए हैं। तो उस वीडियो में हमने सिर्फ एक चीज बताई है कि आपको सिंपली पद्मासन में बैठना शुरू करना है। जितने भी लोग हम सब हैं, अगर पद्मासन में बैठने लगे तो क्या होगा, एक तो षड चक्र जागरण होने की सही शुरुआत हो सकती है। जो मूलाधार चक्र हम सब लोग जो पढ़े हैं, सुने हैं, तो ये मूलाधार चक्र या फिर जो है अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, ये सारे चक्र जो है ना अपने आप एक्टिव होने लगते हैं। और ये जिनके चक्र एक्टिव होते हैं, आप ये मान लेना उड़ते नहीं है वो हमारे जैसे नॉर्मल होते हैं। और हम में से मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके एक्टिव हैं। तो इसलिए आप लोग जो है इसमें जब आप पद्मासन में बैठेंगे, पद्मासन को कैसे लगाना है उसका आप कहोगे तो मैं लिंक भेज दूंगा। जितने भी देवी देवता, जितने भी ऋषि मुनियों की आप फोटो देखेंगे, वो सारे पद्मासन में बैठे मिलेंगे। और उनके हाथ की हथेलियां जो है ना, ये नीचे की सामने की तरफ होती हैं। और आप लोग चाहो तो अभी एक एक्सपेरिमेंट खुद भी बैठ के कर लो कि हमारी बॉडी में ऐसे जाने कितनी सुपर ह्यूमन पावर हैं जो हमें पता नहीं। अगर आप ऐसे हाथ रख के सांस लोगे, तो सांस जो है आपकी नाभि तक जाएगी, और आप ऐसे सांस लोगे, ये अगर हिस्सा ऊपर है, तो आपका सिर्फ स्टर्नम तक सांस जाता है। करके देख लीजिए अभी चाहो तो आप लोग प्रैक्टिकल। आप लोगों को अपने शरीर में ऐसे जाने हमारे कितनी सारी चीजें हैं जो हम एक्टिव कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र अगर आपको एक्टिव करना है, षड चक्र एक्टिव करना है, बस अच्छे से सही मन से आप पद्मासन में बैठें और हथेलियों को ऐसे रख के बैठें, और अपने मरीजों को भी कराएं, खुद भी करें। बड़ा आनंद आएगा, बहुत सारी ऊर्जा बढ़ती है। और जो घुटनों की दिक्कतों को लेके आते हैं, कमर के दर्द की दिक्कत लेके आते हैं, जॉइंट से रिलेटेड, और जो स्ट्रेस, अवसाद, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब से बाहर हो जाएंगे। और एक और चीज होगी, जैसे कहते हैं ना कि कायनात भी काम करती है। आप जब ये सब करोगे ना, आप देखना आपके लिए कायनात कैसे काम करेगी। आपका कभी पंचर होगा तो बगल में ही पंचर वाला मिलेगा। ये करके देखना, अनुभव आप बता रहा हूँ। कभी आप किसी समस्या में होंगे और आप सही मन से सोचेंगे यार ये क्या समस्या आ गई, आप देखना बगल में वो समाधान भी लिए कोई खड़ा मिल जाएगा। कि कभी, और ये ऐसा होता है, मतलब ये आपको कोई ऐसी कोई कहानी किस्सा नहीं बता रहा हूँ, ये रियल बात बता रहा हूँ। ये होगा, आप लोग अगर ये करना शुरू करेंगे तो ये यूनिवर्स आपके साथ अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सब फायदे हैं हमारे इस अष्टांग योग को अडॉप्ट करने के। और जो तुरीय अवस्था वाला पार्ट है, वो भी आप लोग में, और ये बताने से नहीं आएगा, ये आप लोग जब करेंगे तब आएगा। और एक सूर्य नमस्कार आप सबने सुना होगा, एक सूर्य उपासना की विधि है। कोई जानता है सूर्य उपासना कैसे करते हैं? किसी ने सुना हो? ये भी करानी है मरीजों को भी और खुद भी। जी जी सर। सुबह जी सूर्य डॉक्टर। जब उदय होता है तो उसकी तरफ हमने आँख खोल के 4 सेकंड के लिए देखना है। हाँ तो और उसके बाद आंख बंद करके हमें नारंगी रंग को महसूस करना है देखना। हाँ, तो अब क्या है, आप सबने मोहब्बतें पिक्चर देखी होगी। ज्यादातर लोग, हम लोग उसी दौर के लोग हैं जो मोहब्बतें पिक्चर एक आई थी ना शाहरुख खान वाली, जिसमें ऐश्वर्या राय थी, अमिताभ बच्चन था। तो अमिताभ बच्चन सूर्य के सामने ऐसे खड़ा होता था। तो उस पिक्चर में तो उसे अहंकारी व्यक्ति दिखाया है, इसलिए ऐसे दिखाया है। अदरवाइज जो सनातन का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप सुबह के समय में जब हल्की धूप होती है, जिस समय घास पे ओस होती है, सुबह का 7-8 बजे के बीच का जो समय होता है,
उस समय सूर्य के सामने आप सिंपली 3 से 4 सेकंड के लिए खड़े हों, आंख बंद करें, और उसके बाद जो है आप महसूस करेंगे जो रोशनी, वो भगवा जो अभी डॉक्टर साहब नारंगी रंग बता रहे हैं, वो आप महसूस कर पाएंगे उस समय। और इतना एनर्जी फील करेंगे आप, इतना अपने आप को जागृत फील करेंगे, इतना आंदोलित फील करेंगे कि उससे बेस्ट, मतलब पूरे दिन में मुझे इंतजार होता है कि मैं सुबह उस जगह पे जाके खड़ा हूँ। जिस दिन बादल होता है उस दिन बड़ा कष्ट लगता है, तो आप करना एक बार शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है। आप कई बार हम कहते हैं ना कि जी किस्मत काम नहीं कर रही है, आप देखना आपकी किस्मत कैसे काम करेगी। आप जो सोचोगे वो कैसे होने लगेगा, ये भी इन चीजों से पॉसिबल होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिलेंगे अगर हम इन अष्टांग योग के इन चीजों को अडॉप्ट कर लें। तो ये दूसरा पार्ट था, थोड़ा लंबा खिंच गया, क्योंकि ये विषय इतना अच्छा है कि पूरे दिन भी अगर मुझसे बुलवा लो, मैं तो मतलब मुझे लगता है कि मैं दसियों दिन बोल सकता हूँ, इतना कुछ है इसमें बताने को। और इतना आनंद आता है कि इनमें जब आप करने जाएंगे, एक होता है कि जो ढोंग वाली पार्ट होता है, कई लोग होते हैं कि उसको सुपरफिशियल लेवल, एक होता है कि इसको जीना जब आप शुरू करते हैं, तो आप जब जीना शुरू करोगे तो आपको इसका जो आनंद मिलेगा और इससे आपकी जो ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण बताऊं कि जैसे क्या होता था जब मैं ये सब नहीं करता था, तो रोगियों को जैसे कोई औषधि दी, रोगी आता था शिकायत करता था सर अब रिजल्ट नहीं आया, फलाना नहीं आया, उनने ये दवाई का गड़बड़ हो गया। और जब से ये सब करना शुरू किया है, तो पेशेंट को कई बार ऐसी कोई औषधि भी कई बार नहीं देता, कुछ भी उठा के कई बार पकड़ा देते हैं, पेशेंट कहता है अरे सर मजा आ गया जी, सही हो गया। तो मतलब इतनी आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ जाती है, जो आपकी कला है वो भी और बहुत विस्तृत हो जाती है। मतलब इसे मैं शब्दों में शायद बहुत अच्छे से मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग जब खुद करके इसे जिएंगे तो वो आनंद, मतलब उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा पार्ट है। और अगर संभव हुआ तो सुशील आर्य सर के यहाँ हम लोग मिलेंगे, कुछ लोग, सब लोग तो नहीं, बहुत सारे लोग, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेड स्पेस रहेगा। तो हम लोग इस पे बहुत सारा चर्चा करेंगे और इसको जिएंगे भी, और आप लोग देखना कि बड़ा आनंद आएगा। और अगला पार्ट पे चलते हैं, एक्टिवेशन वाले पार्ट पे। तीसरा पार्ट है इसी का, एक्टिवेशन की। अब हमने डिटॉक्स कर लिया, हमने न्यूट्रिशन ले लिया अलग अलग तरीकों से, अब हम आएंगे एक्टिवेशन वाले पार्ट में। तो एक्टिवेशन यानी कि सक्रियता, सक्रियता यानी कि थोड़ा सा मोमेंटम, की सुबह जाएंगे जी घास पे चलेंगे, वहां पे 5 महाभूतों से जुड़ेंगे और ये मरीजों को बताना है। जैसे आप लोग ने भी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ लगाया है कभी, कितने लोग हैं जिन्होंने बीज सब ही बोया है लगा है, कभी? मैं तो लगाया हूँ। ज्यादा लोगों लगाए ने, हैं सर। ज्यादातर लोगों ने लगाया ना। मैंने लगाया। अब पेड़ लगाने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लड्डू, पेड़ा, पूरी, पराठा उसको खिलाया है, पेड़ को? मुझे लगता है किसी ने भी नहीं खिलाया होगा, है ना। पानी, पानी और शक, खाद डाला है सर। अब उसे सिर्फ 5 एलिमेंट मिल जाते शक्कर हैं, खिला है। इसलिए वो क्यों क्यों बढ़ता है? वो 5 एलिमेंट कौन से मिलते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी जमीन में लगा होता है तो मिलता है उसका सारा पोषण। आकाश और वायु उसे वैसे मिलती है, अग्नि उसे सूर्य के माध्यम से मिलती है, और जल जो है, चूंकि पानी हम कई बार ऊपर से भी डालते हैं और पानी नमी जमीन में भी मौजूद होती है। तो यही 5 चीजों को अपनी बॉडी से हम डिस्कनेक्ट करते हैं। इस पे भी अभी जस्ट एक कुछ दिन पहले वीडियो डाला है मैंने। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेचर से डिस्कनेक्टेड। आप में से ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जो सुबह घर से निकलने के पहले एक बार घास पे भी चलते हैं? ईमानदारी से बताइए। ज्यादातर लोग जूता पहनते हैं और सीधा काम में चले जाते हैं, क्योंकि जीवन बड़ा व्यस्त है। और आप सब लोगों से ईमानदारी से बता रहा हूँ, मतलब इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, आप सबसे ज्यादा व्यस्त में हो। बहुत काम पकड़ रखे हैं मैंने, लेकिन मेरा जीवन का रूटीन है, और पिछले मतलब जिस दिन बारिश ना हो उसके अलावा रूटीन है कि सुबह पैर में जूता डालने से पहले घास पे जरूर चल के आता हूँ। ये आप करिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने आप को इन 5 तत्वों, क्योंकि बना तो शरीर 5 तत्वों से है, ये बताना भी है पेशेंटों को कि आप लोग, हमारा सबका शरीर बना किससे है? 5 एलिमेंट से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से। 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। और हम कर क्या रहे हैं कि हम इन नेचर से डिस्कनेक्टेड हैं, हम पैर में जूता डाल रहे हैं, प्रकृति कह रही है कि हमसे जोड़ो। मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या कर रहे हैं हम लोग? चार्जर जोड़ रहे हैं। शरीर डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या कर रहे हैं? जूता डाल रहे हैं। फिर कई लोग अस्पताल में चले जाते हैं, वहां वेंटिलेटर डलवा रहे हैं, वो 5 नली लगवा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। भाई 5 एलिमेंट भी तो जोड़ लो ना।
अगर उस किसी को यही शौक है जोड़ने का, तो हमें ये करवाना भी है और खुद भी करना है। और आप करोगे ना तो आप देखना कि आपकी, जैसे अभी मैं 40 वर्ष का होने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही आने वाला है वो दिन, इसी महीने में है। तो मुझे अपनी ऊर्जा 20 साल से ज्यादा की नहीं लगती, मतलब जितना फ्रेश मैं 20 वर्ष पहले महसूस करता था उतना ही आज भी करता हूं। और ये कमाल है किसी भी चीज का नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेचर का, आयुर्वेद का, अपनी लाइफ स्टाइल का, जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या। अगर हम लोग खुद वैद्य के रूप में अगर ये नहीं जिएंगे, इस सेशन का मेरे लिए मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप में से 5 लोगों के फीडबैक मिल जाए, मैं बहुत सारी फोटो शेयर कर दूं, मुझे वाह वाह मिल जाए, इससे कुछ नहीं होना। क्योंकि उस लेवल से आगे हैं अपन, अपन वो तुरिये वाले लेवल में जाने वाले हैं। हो सकता है किसी दिन हम बैठे हों भभूत भभूत लगा के, और हाथ में डमरू वमरू पकड़ के आप कहें क्या हो गया। तो अपन उस स्टेज में हैं, तो अपन को इन सब चीजों में मजा नहीं आता। तो चाहता हूं कि आप लोग भी जिएं। अगर हम वैद्य के रूप में अगर ये नहीं जी पाए ना, तो निश्चित मानिए कि हमें इसके बाद ये अवसर नहीं मिलेगा। शायद भगवान ने ये मौका दिया है इस जन्म में, तो इसको जी लेते हैं थोड़ा सा। तो ये करिए। एक्टिवेशन वाले पार्ट में सबसे पहला जरूरी है कि सुबह थोड़ा सा घास वगैरह पे चलने को बोलिए, और घास कौन सी, जिसमें ओस पड़ी हो। तो सुबह के समय पे घास में ओस होती है, हल्की धूप होती है, उस समय पे टहलवाइए। जो नहीं चल सके उनको बोलो कुर्सी डाल के बैठ जाओ, लेकिन घास पे पैर डाल के बैठो, तो कम से कम कुछ तो कनेक्ट करेगा ना बॉडी में। तो इस तरह से हम एक शुरू कराएं। दूसरा एक ना, अभी मैं एक पीपीटी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेट थेरेपी कराते हैं। क्योंकि पेशेंट आया पंचकर्म के लिए, अब हफ्ते भर 10 दिन रुकेगा, सुबह शाम हमें कुछ उसे इंगेज करने के लिए भी चाहिए। और चूंकि प्रैक्टिकली इसका असर भी आता है, तो मैं आप लोगों के बीच में एक पीपीटी भेज रहा हूँ। इसमें एक प्लेट थेरेपी है। हम लोग कई जगह पे जब कैंप लगते हैं हमारे, तो बल्क में जो भीड़ आती है उनको बल्क में ये प्लेट वाली थेरेपियां कराते हैं। आपको मैं जस्ट भेज रहा हूँ ग्रुप में, मैंने शेयर कर दी है ग्रुप में। इसमें आपको स्लाइड नंबर भी मैं बता देता हूँ। हाँ, इसका स्लाइड नंबर तीसरा ही है, चौथा है बल्कि, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे है। तो एक किडनी डिटॉक्स की प्लेट थेरेपी भी कराते हैं अपन। तो इसमें एक हिस्सा वो हमने कैंसर वाला का भी रखा हुआ है। तो येलो थेरेपी अपन गोल्डन थेरेपी बोलते हैं बेसिकली उसको। क्योंकि अभी ये नाम नहीं अगर लेना, तो पेशेंट कहते हैं कि यार ये कुछ ऐसे ही पता नहीं क्या जड़ी बूटियां दे रहे हैं। तो हम लोग थोड़े इनके नाम हम अच्छे रखते हैं। तो किडनी डिटॉक्स कराते हैं। इसमें जो औषधियां होती हैं, करेला, नीम का पत्ता, पान का पत्ता, पीपल का पत्ता, दूब की घास, ये सब डाल देते हैं। तो अब अगर मान लो पॉसिबल नहीं है कि घास का पार्क नहीं है पास में, आपका अस्पताल में वो व्यवस्था नहीं है, या आपके डे केयर में जो अस्पताल नहीं है, पंचकर्म सेंटर है, क्लिनिक है, कोई बात नहीं। चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, बोलो कि दोपहर में 3 बजे सब लोगों को आना है, प्लेट थेरेपियां कराएंगे सबकी, और 500 रुपये चार्ज लेंगे। तो सबको बैठा के इसी वाली प्लेट पे बैठा देना है। आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें एक हमने डाला है। तो हम लोग ये सारी चीजें डलवा के, और पेशेंट को 48 मिनट यानी एक मुहूर्त कुचलने के लिए बोलते हैं। तो जो खड़े होके कर सकते हैं वो खड़े होके कराते हैं, जो बैठ के कर सकते हैं उन्हें कुर्सी पे बैठा के उनको करवाते हैं। और इसका फायदा क्या मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर में हर जगह मर्म है, और स्किन दूसरा माउथ है, तो आप कुछ भी कराएंगे वो एब्जॉर्प्शन होता है। और आप लोगों ने पुराने जमाने में या अभी भी कभी प्रैक्टिस में करके देखा होगा कि जब हम पैर के तलवों से भी ये कुचलवाते हैं, तो मुंह के स्वाद भी कई बार बदलते हैं। हालांकि किडनी वाले में जो हम करेला वगैरह डालते हैं थोड़ा कम मात्रा में डालते हैं, तो तीखापन ना आए ये हमें ध्यान रखना होता है। और इस सबसे एक्टिवेशन आ जाता है बॉडी में। तो हमें ये एक थेरेपी भी करानी है पेशेंट को। और एक्टिवेशन में एक और थेरेपी अपने यहाँ हम लोग बहुत कराते हैं कि किडनी के ऊपर मिट्टी के लेप कराते हैं। अब मिट्टी के लेप अपन कैसे कराते हैं कि बैंडेज होती है ना, जो सफेद वाली बैंडेज, 6 इंच की बैंडेज होती है। तो दो तरह की मिट्टी में हम लोग पानी डाल देते हैं, एक में गर्म पानी डाल देते हैं, एक में थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं। तो जब लेप किडनी वाली पोजीशन, जहाँ पे किडनी की अपनी बैक वाले हिस्से में किडनी का चूंकि पोजीशन माना जाता है, तो वहां पे हम लोग एक तरफ गर्म पानी वाली मिट्टी में डूबी हुई बैंडेज लगाते हैं, और दूसरी तरफ ठंडे पानी में डूबी हुई मिट्टी की बैंडेज लगाते हैं। ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक तरीका है, लेकिन इससे किडनी स्टिमुलेशन में हेल्प मिलती है। और बहुत सारे लोगों में, अब किडनी को कई लोग कहते हैं कि जी इसमें जो है रीजनरेशन तो होता नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके अंदर की कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई में रीजनरेट हो जाती हैं। तो हम लोग जो है किडनी पे जब वर्किंग करते हैं, तो इस तरह की मिट्टी के लेप वगैरह से भी फर्क पड़ता है।
तो आप एक्टिवेशन के लिए ये भी कराएं। और हल्के फुल्के स्ट्रेच वाली एक्सरसाइजेस, एक वार्म अप एक्सरसाइजेस, अभी एक वीडियो मैंने जल रिसेंटली बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। तो अपनी बॉडी को वार्म अप कैसे करें, कुछ नॉर्मल छोटे छोटे स्टेप्स हैं, तो वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो वो हम लोग कर सकते हैं। एक ग्रेविटी ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं। ग्रेविटी ट्रीटमेंट में एक तो हो गया अपना हॉट वाटर वाली जो थेरेपी है हमारी, टब थेरेपी है, अवगाह स्वेद है वो। दूसरा होता है इसमें एक एलिवेटेड थेरेपियां होती हैं। जैसे आप लोगों ने आईसीयू में अगर अनुभव किया हो, कोई एक्सपीरियंस रहा हो, तो वहाँ आईसीयू के बेड कई बार जो है ना ऐसे नीचे ऊपर पेशेंट के बीपी वगैरह के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से कई बार आईसीयू में करते हैं। तो इसमें भी किडनी वाले पेशेंट के बेड को पैर की तरफ से थोड़ा सा उठा देते हैं। तो उस जगह पे कितना उठाना होता है उसकी डिग्री वगैरह भी इसमें हमने, पेज नंबर आप 114 पे जब जाएंगे, इवन 115 पे जाएंगे, तो वहां पे मिलेगा। तो लगभग 1 फीट की उसकी जो हाइट है बेड की, मतलब पैरों की तरफ का हिस्सा 1 फुट उठा सकते हैं। तो उसमें 2 ईंटों के बराबर अगर आप लगा देंगे तो वो उठ जाता है। और उससे क्या होता है, जो एक तो किडनी के तरफ जो है ब्लड का फ्लो बढ़ जाए, क्योंकि इंसान ज्यादातर बैठा होता है, खड़ा होता है, तो ग्रेविटी की ओर जो है ब्लड फ्लो नीचे की ओर चला जाता है। इसी वजह से कई बार स्वेलिंग भी बढ़ती है। तो आप देखना ये करके, ये मैंने आईसीयू से ही सीखा समझा कि वहाँ पे ये ग्रेविटी ट्रीटमेंट बहुत करते हैं वो लोग। तो हम एलिवेशन ट्रीटमेंट इसका मैंने अपना एक नाम दिया है। तो एलिवेशन ट्रीटमेंट में जब पेशेंट का हेड जो है नीचे की ओर करेंगे और पैर ऊपर की ओर करेंगे और 1 फुट के करीब की हाइट पे उनके पैरों को रखवा देंगे, तो 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए पेशेंट को ये ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं किडनी वालों में। तो उससे एक तो उनका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये कब नहीं करना है, जिनकी बीपी एकदम हाई हो रखी हो वहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बीपी तेजी से बढ़ती है। जहाँ पे बीपी नॉर्मल हो या बीपी थोड़ी सी कम हो, तो थोड़ा सा उसमें उस कंडीशन पे करेंगे। इसके अलावा जहां बीपी बढ़ी हो तो क्या करेंगे, वहां पे सर ऊपर कर देंगे, पैर को थोड़ा नीचे कर देंगे। इसे रिवर्स ग्रेविटी ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। तो ऐसे करके अपन लोग इस तरह की थेरेपियां भी कर सकते हैं। तो ये वाले पार्ट में हमारे एक्टिवेशन वाले पार्ट से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। और आप लोग इनमें सारे ये पेज नंबर 110-11 से लेके पेज नंबर 116 तक यही सब लिखा हुआ है। इसमें आप लोग डिटेल में इसको, थेरेपियों को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब आते हैं मेडिकेशन वगैरह से पहले कुछ आप लोगों को सक्सेस स्टोरी। तो एक तो जो पीपीटी भेजी है उसमें आपको सक्सेस स्टोरी मिल जाएगी। कुछ 2-3 केसेस उसमें डले हुए हैं। उसमें एक जीएफआर वाला भी है जिसका बहुत अच्छा, बहुत बढ़ा हुआ है, मतलब नॉर्म नीचे चला गया था उसको बढ़ाया है। इसके अलावा कुछ और भी एक वीडियो में भेजता हूँ आप लोगों को। ये रियल पेशेंट का टेस्टिमोनियल हमने रिकॉर्ड किया था। कई बार होता है बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग को, तो जिन जिन के हमारे पास एविडेंस हो जाते हैं वो, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत सारे लोगों के हैं क्योंकि वो सारी फाइलें ही होती हैं। तो एक ये पेशेंट भी है जिसे 20 दिन में ही बहुत अच्छा आराम मिला था, और 1 महीने में हम उनकी 10 क्रेटनाइन से 2 पे ले आए थे, और ये अभी तक फिट है। बहुत बढ़िया है। इस वीडियो को आप देखोगे, 35 ईयर की लेडी जब आई थी तो शुरू में पहले दिन तो मैंने देखा तो लगा कि ये 60-65 साल की है, लेकिन अपन बाद में जब हिस्ट्री लिए तो 35 साल की लेडी थी वो, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। इसके अलावा एक अपन ना, मैं आपको लिंक और शेयर कर रहा हूँ। हमने अभी केस एक पब्लिश किया है, एक वेद 24 करके अपना न्यूज पेपर लॉन्च किया। और आप सब जितने भी किडनी केयर वैद्य के रूप में काम करेंगे, आप लोग आयुर्वेद से जुड़ा या हेल्थ से जुड़ा कोई भी आर्टिकल आप चाहो तो इस पे न्यूज पेपर में आपका फ्री में पब्लिश भी हम करेंगे। आप लोग इस लिंक पे जाके इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको पेज नंबर 5 पे एक किडनी का पूरी सक्सेस स्टोरी और डिटेल मिलेगी, 1-2 केसेस की, और क्या इसकी सिचुएशन है आज के डेट में ग्लोबल लेवल पे, किस लेवल की इमरजेंसी है, ये सब इसके बारे में लिखा है। और एक पेज न्यूज पेपर के बारे में भी आपको मिलेगा। तो वेद 24 एक न्यूज पेपर भी आरंभ किया है जो हर 2 महीने में लाएंगे। और अपने देश के जो भी वैद्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि इसमें कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, तो आप लोग लेख भेजिए और हम लोग डालें। और ये डॉक्टरों को नहीं जाता, ये पब्लिक में जाता है। अभी करीब
एक ही महीना हुआ है इसको लॉन्च किए, 6 से 7 हजार लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं, क्योंकि अपनी एक टीम मार्केटिंग की लगी रहती है। तो इसका गोल ये है कि आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ लोग इसको पढ़ें। तो हम लोग लगे हैं, लगे रहेंगे तो जीवन रहा, तो वो भी करेंगे टच। और गोल लेते रहना है, आप लोग भी गोल लीजिए कुछ। गोल मतलब कि गोल वाला गोल नहीं लेना है, ऐसा गोल लेना है जो अचीव करने वाला हो, कि अपने शहर में बड़ा अस्पताल बनाना है। जैसे सुश्री लारिया सर से भी बहुत बार इंस्पिरेशन मिलती है, इन्होंने गोल लिया कि पूरे हरियाणा के हर जिले में एक हॉस्पिटल इन्हें बनाना है, तो इनसे भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो ऐसे आप भी कोई गोल लीजिए अपने जीवन में। और ऐसे और भी कई सक्सेस केसेस हैं। एक केस और मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, जो क्रेटनाइन लेवल 19 पे आया था। सही बोल रहा हूँ ना? 19 पॉइंट, इनका कुछ 19.20 कुछ क्रेटनाइन था। और आज की डेट में ये अभी 6 के आसपास क्रेटनाइन पे आ गए हैं, लगभग 1.5-2 महीने से। ये लेटेस्ट केस चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। बहुत आराम है पेशेंट को, 80% से ज्यादा रिकवर है। और मजेदार बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया है, हमारे किडनी केयर वैद्य की टीम के ही एक डॉक्टर ने किया है। हिसार में एक डॉक्टर संजय शर्मा है, हमारे पहले बैच में वो जुड़े थे, और उन्होंने इसमें काम करना बहुत अच्छे से शुरू किया है। तो उनका ही ये सक्सेस स्टोरी है, और पेशेंट बहुत खुश हैं, बहुत आराम है उनका भी। उन्होंने कुछ दिन पहले वीडियो भी भेजा था, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से ऐसे भी रिजल्ट आते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मैं चाहूंगा कि ये कारवां जो हम लोग अभी डिस्कशन में है, आप अभी जाए इसका बेटा। ट्रीटमेंट का पार्ट और बहुत विस्तार से चर्चा करना बाकी है। तो आप लोग इस काम को रोकेंगे नहीं, इस काम को सीख के बिस्तर में कहीं बस्ते में डाल के नहीं रखेंगे, ये वीडियोस तक ही सीमित नहीं रखिएगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अप्लाई करिएगा। और अपने शहर के किडनी केयर वैद्य भी बनना है सब लोगों को। और क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, किडनी की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, लोगों को किडनी की डायलिसिस के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव मिल नहीं रहा है। और हमारे पास ये अवसर है। आयुर्वेद में भी ज्यादातर लोग आपस में लड़ने भिड़ने में, एक दूसरे को ही कुछ ना कुछ कहने में लगे हैं। हमारे पास अवसर है कि वो जिस दुनिया में है वो बने रहें, हम अपनी दुनिया में अपना रथ आगे बढ़ाएं, और इस महाभारत में आगे निकल के कहीं अर्जुन बन के कहीं खड़े हों। तो ये सब करिए। और चूंकि आज 2 घंटे हो गए हैं, कल फिर मिलेंगे। और कल आप लोगों से एक और मुझे